कभी सोचा है अगर आपको अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने के लिए 99 मौके मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप दुनिया को बचाएंगे या उस एक इंसान को जो आपकी पूरी दुनिया है? ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपनी ही बेटी को 99 बार मरते देखा है। हर बार उसने उसे बचाने की कोशिश की, हर बार किस्मत उससे जीत गई, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानियत खत्म हो चुकी है और हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही है। क्या इस बार वो अपनी बेटी को बचा पाएगा या फिर ये कहानी 100वीं बार भी उसी दर्दनाक अंत तक पहुंचेगी? स्वागत है उस कहानी में जहां हर मौत एक नई शुरुआत है। कहानी की शुरुआत में कोई बोल रहा होता है, दामी, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। सच तो यह है कि तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूं। मैंने तुम्हें अपनी ही आंखों के सामने तड़पते देखा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरी 99 बार। हर बार मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की और हर बार मैं हार गया। मेरी ही वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। ये मेरा 100वां प्रयास है और मेरा आखिरी मौका भी। मुझ पर भरोसा रखो दामी, इस बार तुम्हारा डैड तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। चाहे मुझे मौत को भी मात क्यों न देनी पड़े, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। इसके बाद चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है। फिर धीरे से एक आदमी का चेहरा दिखता है जो पसीने से तरबतर है और उसकी आंखों में खौफ है। कहते हैं मौत आने से पहले आहट नहीं देती, पर उस रात पूरी दुनिया की चीखें एक साथ सुनाई दी थी। टीवी की नीली रोशनी कमरे में फैली है। न्यूज पर लाशों के ढेर और खून खराबा दिख रहा है। टीवी की खरखराहट और रिपोर्टर की घबराई हुई आवाज। टीवी पर जो दिख रहा था वो किसी बुरे सपने जैसा था। शहर के बीचों बीच कुछ ऐसा उभरा जिसने इंसानियत को ही खत्म कर दिया। तेज कट्स के साथ ज़ॉम्बी के हमले और भागते हुए लोगों को दिखाया गया। पलक झपकते ही दुनिया ढह गई। ना कोई कानून बचा, ना कोई रहम। बस एक ही सच रह गया था, शिकार या शिकारी। अचानक शोर शांत हो जाता है। एक मासूम लड़की कमरे में आती है। आदमी उसे देखकर अपनी दहशत छुपाने की कोशिश करता है। लड़की बोलती है, डैड, आप क्या देख रहे हो? पर वो आदमी उसे देखकर अपने मन में कहता है, मुझे उसे बचाना था, उस मासूमियत को जो अभी इस नरक से अनजान है। इसके बाद हमें किसी फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां वही पिता अपनी बेटी को गोद में लिए सड़क पर बैठा रो रहा है। चारों तरफ तबाही है। बेटी की बॉडी बेजान उसकी गोद में पड़ी है। आदमी कहता है, दामी, उठो, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन इस नफरत भरी दुनिया में एक बूढ़े बाप और एक छोटी बच्ची का जिंदा बचपना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सब कुछ खत्म हो गया था। हमने हार मान ली थी, या शायद दुनिया ने हमें हरा दिया था। अपने बेटी को खोने के बाद उसने भी अपनी जिंदगी खत्म कर लिया, इस उम्मीद में कि वो अब सुकून से मर सकता है। लेकिन मौत भी शायद मेरा साथ नहीं देना चाहती थी। जब लगा कि आखिरी सांस आ गई है, तभी नियति ने अपना खेल बदला और मरने के बाद मेरी मुलाकात हुई एक देवी से। वो कोई फरिश्ता थी या कोई डीमन। उसकी वो मुस्कान, जैसे वो मेरे दर्द का मजा ले रही हो। पर वो चाहे जो भी हो, मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी, जिन्होंने मुझे 99 जिंदगियां जीने का मौका दिया। इसके अगले ही क्षण हमारा हीरो बिस्तर पर पसीने से लथपथ है और अचानक उठ जाता है। क्या ये एक भयानक सपना या शायद एक चेतावनी थी? जैसे ही उसकी आंख खुली, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हीरो आईने में खुद को देखता है। उसके सिर के ऊपर नीला 99 चमक रहा है। आईने के सामने जाते ही उसके होश उड़ गए। उसके सिर के ठीक ऊपर एक रहस्यमयी नंबर चमक रहा था, 99। ये क्या है? कोई गेम का लेवल या उसकी जिंदगी के बचे हुए दिन? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर एक बात साफ थी, समय बहुत कम है। हीरो घबराहट में अपनी बेटी दामी के कमरे की तरफ भागा और उसका दरवाजा पीटने लगा और अपनी बेटी दामी को पुकारने लगा, दामी, दरवाजा खोलो, क्या तुम ठीक हो? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद ये खतरा सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके अपनों के लिए भी है। दामी बाहर आती है। वो हैरान है और हीरो उसका हाथ पकड़कर खींचता है। बेचारी दामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद डैड ने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन हीरो के पास समझाने का वक्त नहीं था। उसने बिना कुछ कहे दामी का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर खींचने लगा। दोनों घर से बाहर निकल रहे हैं। हीरो ने बैग टांग रखा है। उसने बोला, बस मेरे पीछे आओ, कोई सवाल मत पूछो। पर दामी बोलती है, डैड, मैं थक गई हूं, रुकिए और मुझे बताइए आपको क्या हुआ है। हीरो चिल्लाते हुए बोलता है, बात करने का समय नहीं है, वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन भागना काफी नहीं था। अंधेरे के पीछे एक खौफनाक सच छिपा था। स्क्रीन पर ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर का हमला दिखता है और हीरो के सिर पर चमकता हुआ नंबर 99 दिखाई देता है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लड़का झटके से सोकर उठता है। पसीने से तरबतर हीरो हांफते हुए बोलता है,
क्या क्या वो सिर्फ एक सपना था? हमें नरेटर बताता है, नहीं, वो सपना नहीं था, वो एक हकीकत थी जो दोबारा शुरू हो रही थी। हीरो हैरानी से बोलता है, मैं फिर से वापस आ गया। लेकिन हीरो के सिर पर अब नंबर 98 चमक रहा है। हीरो ने बोला, नंबर कम हो गया, पहले ये नंबर 99 था, पर अब 98 है। तभी उसे एहसास हुआ, ये कोई साधारण नंबर नहीं है, ये नंबर मेरी जिंदगियां, लाइव्स हैं। मेरे पास बचने के लिए बस इतने ही मौके बचे हैं। आदमी का कांपता हुआ लेकिन मजबूती से मुट्ठी भींचता हुआ हाथ नसें उभरी हुई हैं। उसने बोला, किस्मत ने मुझे सिर्फ एक ही प्यारी चीज दी थी। हमें स्क्रीन पर एक बड़ा सा चमकता हुआ नंबर 98 दिखाई देता है और साथ ही जॉम्बी की भीड़ का धुंधला सा साया। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी बेटी दामी को बचाना। ये कहते हुए प्रोटैगनिस्ट एक गोल्फ स्टिक से एक जॉम्बी का सिर फोड़ता है। उसके चेहरे पर खून है और आंखों में गुस्सा। पीछे उसकी बेटी डरी हुई खड़ी है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी अपनी बेटी दामी को हर खतरे से दूर रखने के लिए, लेकिन तुम डैम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अगले सीन में प्रोटैगनिस्ट अकेला ज़ॉम्बियों की भीड़ के बीच छिपा हुआ है। नंबर 71 उसके सिर के ऊपर चमक रहा है। वो थक चुका है। वहीं कुछ लोग ज़ॉम्बीज से डरकर चीख रहे हैं, पर प्रोटैगनिस्ट दांतें भींचते हुए उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है और अपने मन में सोचता है, मुझे इंसानियत को पीछे छोड़ना पड़े या खुद को दांव पर लगाना पड़े, एक बाप तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। अचानक भीड़ बढ़ जाती है और दामी को कुछ ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट उसे बचाने के लिए पागलों की तरह भीड़ में कूद पड़ता है, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो छुपने का कोई रास्ता नहीं। मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट चारों तरफ से भूखे ज़ॉम्बियों से घिर जाता है। उनके गंदे हाथ उसे जकड़ रहे हैं। वो बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। चेहरे पर डर और गुस्सा साफ झलक रहा है। मन ही मन बोलता है, नहीं, इस बार नहीं, मैं यहां हार नहीं मान सकता। प्रोटैगनिस्ट अपने कांपते हुए हाथों से एक धारदार चाकू निकालता है। ये उसकी आखिरी उम्मीद है। उसे एक पुरानी याद या एहसास होता है कि ये उसकी पहली बार नहीं है जब मैं यहां मरा हूं। अचानक माहौल बदल जाता है। प्रोटैगनिस्ट अब डर नहीं रहा। वो बिजली की गति से अपनी कीलों वाली बैट घुमाता है और ज़ॉम्बियों के सिर फटने लगते हैं। वो एक पेशेवर शिकारी की तरह लड़ रहा है। उसके ऊपर एक संख्या 13 चमक रहा है। शायद से अब उसके पास सिर्फ 13 जिंदगियां ही बची हुई हैं। मैदान साफ हो चुका है। लाशों के ढेर के बीच प्रोटैगनिस्ट अकेला खड़ा है। वो जोर जोर से हाँफ रहा है। सूरज ढल रहा है। आसमान खून जैसा लाल है। उसके शरीर पर खून के छींटे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पीछे से एक लड़की के चलने की आवाज आती है। वो सिसक रही है, जैसे मदद मांग रही हो। बचाओ, बचाओ। मैंने हर मोड़ पर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम लड़की के चेहरे को देखते हैं। उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं, चेहरे पर घाव है। वो इंसान नहीं रही, वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो अपने डैड पर हमला करने के लिए मुंह खोलती है। अचानक एक तेज आवाज आती है। पिता उसे मारने के बजाय उसे अपने गले लगा लेता है। एक लाचार पिता जो बस इतना ही कर सकता था, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर रहा हूं। प्रोटैगनिस्ट अपनी बेटी को कसकर पकड़े हुए है। उसके दूसरे हाथ में एक गन है जिसे उसने अपनी कनपटी पर रखा है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो एक आखिरी गहरी सांस लेकर फाइनली गन चला देता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा आता है, तो ये था अपनी बेटी को मरने देना। एक काले पर्दे के बाद किसी की आंखें खुलती हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये प्रोटैगनिस्ट है जो किसी सदमे से जगा है। कमरे में गहरा सन्नाटा है। नीली रोशनी वातावरण को और भी उदास बना रही है। प्रोटैगनिस्ट बिस्तर पर लेटा है। उसकी आंखें खुली हैं और उनमें आंसू भरे हैं। एक आंसू गाल से होते हुए नीचे गिरता है। वो अचानक उठकर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज हैं। वो किसी गहरी दुविधा में है। लिविंग रूम में प्रोटैगनिस्ट ने चुपचाप अपनी जैकेट और टोपी पहन ली है। वो एक बैग पैक कर रहा है और उसके हाथ में एक चमकती हुई नाइफ है। वो घर से चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा है। अचानक दामी अपने कमरे से बाहर आती है। वो अपने डैड को इस हालत में और इस समय तैयार देखकर हैरान रह जाती है। दामी हैरानी और डर के साथ बोलती है, डैड, आप इतनी रात को ये सब क्या कर रहे हैं? प्रोटैगनिस्ट जम जाता है। वो धीरे से दामी की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और डर है, जैसे वो पहचाना ही ना जा सके। दामी कांपती आवाज में कहती हैं, डैड। पर प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ दामी की ओर बढ़ाता है, शायद उसे चुप कराने के लिए या कुछ समझाने के लिए।
लेकिन उसके हाथ का कांपना और चेहरे का भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अचानक वो दामी को जोर से गले लगा लेता है। दामी चौंक जाती है, उसके हाथ हवा में जमे रह जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट दामी के कंधे पर अपना सिर टिका देता है। उसकी आंखें बंद हैं, जैसे वो सदियों की थकान मिटा रहा हो। वो धीमी, भारी आवाज में फुसफुसाता है, मैं वादा करता हूं। हम कमरे की साधारण चीजें देखते हैं, एक मेज, कुर्सियां, एक फ्रिज। प्रोटैगनिस्ट दामी को कसकर तकड़े हुए है, जैसे वो उसे छोड़ देगा तो वो गायब हो जाएगी। चाहे मैं सैकड़ों, हजारों बार विफल हो जाऊं, पर मैं जीवित रहूंगा और तुम्हें बचाऊंगा, चाहे इसमें दसियों हजार या करोड़ों बार ही क्यों ना लगे। प्रोटैगनिस्ट उसे खुद से थोड़ा अलग करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और असीम प्यार है। दामी की आंखों में आंसू हैं, वो पूरी तरह भ्रमित है। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाते हुए बोलता है, बस अपने डैड पर भरोसा रखो, मेरी बेटी। दामी धीमी आवाज में बोलती है, हाँ डैड। इसके बाद नरेटर हमें बताता है, क्या आप जानते हो कि दुनिया खत्म हो गई थी? ये हम सब जानते थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि अंत के बाद क्या आता है। थकान, भूख और वो बोझ जिसे हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट की कांपती आवाज कहती है, भगवान हर नाकाम कोशिशों के बाद एक मौका देता है। डाइजन, हमारी वे कोशिश, हमारा घर। मैंने तुम्हें वादा किया था दामी, मैं तुम्हें शहर की रोशनी दिखाऊंगा, जहां बिस्तर नर्म होते हैं और रात को डर नहीं लगता। देखो, हम पहुंच गए। प्रोटैगनिस्ट अपनी बेटी के बेजान शरीर को कसकर पकड़े हुए है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस एक गहरा खालीपन है। बेटी का सिर उसके कंधे पर टिका है, जैसे वो सो रही हो। सूरज की सुनहरी किरणें उन पर पड़ रही हैं, जो इस त्रासदी को और गहरा बना रही हैं। वो शहर दीवारों के पीछे सुरक्षित है, जहां सिपाही पहरा देते हैं, जहां हर घाव की दवा है, जहां बच्चे गलियों में बेखौफ हंसते हैं। ये एक सुरक्षित स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट के लिए अब ये बेमानी है। मैं तुम्हें इस परफेक्ट शेल्टर में लाया हूं, जैसा मैंने वादा किया था, लेकिन मैं थोड़ा देर कर गया। प्रोटैगनिस्ट शहर के गेट के पास खड़ा है, वो अपनी बेटी को गोद में लिए हुए है। सिपाही और डॉक्टर उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। शेल्टर के अंदर एक अस्पताल में घायल नायक का इलाज हो रहा है। सफेद कोट पहने डॉक्टर और नर्स उसकी देखभाल कर रहे हैं। एक ऐसा घर जहां शोर सिर्फ बच्चों के खिलखिलाने का आता है, जहां इंसानी फितरत ने खुद को बिखरने से बचा लिया था। धूप से भरे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। एक पल के लिए लगता है जैसे पुरानी दुनिया वापस आ गई है। यहां से सीन लगभग 40 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हर दिन की तरह ढलता हुआ सूरज और शहर की ऊंची इमारतें, पूरी दुनिया गोल्डन हॉर में नहाई हुई है। वहीं पर हम 40 साल बाद के प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जो अब व्हील चेयर पर बैठा है। उसके हाथों में सफेद फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता है। वो किसी को देख रहा है। उसके सर पर नंबर 1 चमक रहा है। बुजुर्ग प्रोटैगनिस्ट किसी से बोलता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं रहा, इसी शहर की भीड़ और शोर के बीच। एक विशाल कब्रिस्तान जहां दूर दूर तक कब्रें बनी हैं। बुजुर्ग प्रोटैगनिस्ट अपनी व्हीलचेयर लेकर एक छोटी कब्र के सामने खड़ा है। कब्र पर उसकी बेटी दामी का नाम लिखा है। प्रोटैगनिस्ट धीमी आवाज में बोलता है, यहां आए मुझे 40 साल बीत गए मेरी बच्ची, तुमने बहुत लंबा इंतजार किया है ना। वो धीरे से झुककर फूलों को कब्र पर रखने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। मुझे इस बार बहुत संभल कर रहना होगा, ये मेरा आखिरी मौका है। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा हमें पास से दिखाया जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता है। वो बोलता है, अब मुझे यकीन हो गया है, ये जगह खतरनाक नहीं है। अगर हम यहां जिंदा पहुंच सके तो यही हमारा अंतिम गंतव्य है। प्रोटैगनिस्ट अचानक अपनी जेब से एक काली पिस्टल निकालता है। वो उसे अपने सिर के पास रखता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक दर्दनाक मुस्कान है। मेरा इंतजार करना, डैड जल्द ही तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये बोलकर ट्रिगर चला देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में एक पुराना अपार्टमेंट पर जाता है, जहां प्रोटैगनिस्ट झटके से अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर पसीना है। वो खुद को आईने में देखता है। वो फिर से जवान है। उसके साथ उसकी बेटी दामी खड़ी है, जो स्कूल यूनिफॉर्म में है। प्रोटैगनिस्ट ये सब याद कर कर जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। दामी हैरानी से बोलती है, क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्यों हाँफ रहे हैं? वो मन में बोलता है, सब कुछ वैसा ही है, वही कमरा, वही बिखरा हुआ सामान। क्या मैं वापस आ गया हूं? प्रोटैगनिस्ट की यादों में एक मंजर याद आया कि कैसे वो एक बार उस शेल्टर तक पहुंचा था जिसका नाम देजॉन है, लेकिन उसका वहां पहुंचना बेकार था क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। वो पहले ही ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो चुकी थी और ये सब उसके पिछले गलतियों के वजह से था।
लेकिन वो इस बार पूरी तरह से तैयार था। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भर जाता है। वो दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखता है। उसके हाथ की नसें उभरी हुई हैं, जो उसके तनाव को दर्शाती हैं। वो मन में दृढ़ता के साथ बोलता है, मैंने 40 साल इस पल का इंतजार किया है, सैकड़ों बार रिहर्सल की, हर छोटी बड़ी सावधानी बरती, सिर्फ एक मकसद के लिए, अपनी बेटी दामी को आखिरी दम तक बचाने के लिए। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने प्लान किया है। इस बार मैं हार नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अपना कदम बाहर रखा, मेरा पूरा प्लान मिट्टी में मिल गया। उसके सामने खून से लथपथ लाशें और सन्नाटा होता है। वो हैरान रह जाता है। फिर प्रोटैगनिस्ट का क्लोजअप चेहरा, जो डर से कांप रहा है, एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। हजारों की तादाद में डरावने ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा इलाका लाशों से भरा है। उसने 40 सालों तक हजारों बार इसकी रिहर्सल की थी, लेकिन इस एक अनजान खतरे में सब बदल दिया। लड़के का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका है, आंखें फटी की फटी रह गई हैं। वो बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने सोचा, 99 बार मैंने मौत को करीब से देखा और उनसे लड़ा था। मुझे लगा था कि मैं तैयार हूं। हर परिस्थिति, हर हमला मेरे दिमाग में छपा हुआ था। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा वेरिएबल सामने था जिसने सारा खेल पलट दिया। स्थिति मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही थी। क्या मेरी 40 साल की मेहनत इस एक अनजानी गलती की भेंट चढ़ जाएगी? ज़ॉम्बीज का झुंड तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। सामने मौत का तांडव था। इंसानी मांस के भूखे वो ज़ॉम्बीज एक के बाद एक हजारों की तादाद में उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हर तरफ बस खून और दहशत का मंजर था। दरवाजे पर खड़ा प्रोटैगनिस्ट और चारों तरफ से घेरते ज़ॉम्बीज। वो एक ऐसी जगह खड़ा था जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों तरफ से मौत ने उसे घेर लिया था। ये अंत था, या शायद उससे भी बदतर कुछ। ज़ॉम्बीज के हाथ प्रोटैगनिस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी सड़ी हुई उंगलियां उसकी गर्दन तक पहुंचने ही वाली थीं। उनकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। मौत उसके इतने करीब थी कि वो उसकी सांसें महसूस कर सकता था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, डैड! प्रोटैगनिस्ट होश में आता है और दामी को बचाने के लिए उसे धक्का देता है। अपनी बेटी की आवाज सुनते ही उसका डर जैसे गायब हो गया। उसे खुद की परवाह नहीं थी, उसे बस अपनी बेटी को बचाना था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे उन दरिंदों के चंगुल से दूर धकेल दिया। दामी जमीन पर गिरती है और प्रोटैगनिस्ट अकेला खड़ा रहता है और उससे बोलता है, भागो, यहां से दूर भागो। उसने चिल्लाकर कहा, अब मैं अकेला हूं उन हजारों भूखे ज़ॉम्बीज के बीच, पर अब मुझे सुकून था कि मेरी बेटी सुरक्षित है। धमाके के साथ दरवाजा बंद होता है। दामी फर्श पर गिर जाती है और चिल्लाती है, क्या? वो बेबस होकर अपने डैड को आवाज देती है, डैड, व्हाट आर यू डूइंग? वो दरवाजा पीटने लगती है, गिड़गिड़ाती है कि डैड, इसे खोलिए, आप ये क्या कर रहे हैं? पर दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी है। इस खामोशी के बीच प्रोटैगनिस्ट अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष कर रहा है। वो खुद खून से लथपथ है, ज़ॉम्बी उसे नोच रहे हैं, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक बंद दरवाजे पर टिकी हैं। उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक दर्दनाक अनुभव है। दिस काइंड ऑफ पेन ऑफ डेथ इज फेमिलियर टू मी, वो कहता है। ये पहली बार नहीं है जब वो मर रहा है। अपनी बेटी को बचाने की जिद में वो इस नरक को 99 बार जी चुका है। हर बार मौत, हर बार वही असहनीय दर्द और हर बार वही अधूरा मिशन। लेकिन क्यों? आखिर क्या है जो उसे बार बार इस मौत के कुएं में वापस खींच लाता है? जवाब है वो मासूम मुस्कान, वो यादें जब दुनिया खूबसूरत थी। एक पिता के लिए उसकी बेटी ही उसका पूरा ब्रह्मांड होती है। उस हंसी को बचाने के लिए 99 मौतें भी कम है। और अब दरवाजे के पार उसकी बेटी रो रही है। वो ज़ॉम्बी बन चुका है। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आत्मा अब भी चिल्ला रही है, डोंट क्राई। कांच के इस पार एक बेबस पिता है और उस पार उसकी बिलखती हुई बेटी। मौत जीत चुकी है, पर एक पिता का प्यार हार मानने को तैयार नहीं। दरवाजा अब भी बंद है, लेकिन मौत की आहट साफ सुनाई दे रही है। बेटी अंदर से चिल्ला रही है, डैड, ओपन द डोर। वो मासूम नहीं जानती कि बाहर उसका पिता अब इंसानों की दुनिया छोड़ चुका है। वो अब एक ऐसा जीव बन गया है जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन उसके अंदर का पिता अब भी अपनी बेटी को डराना नहीं चाहता। डैडी, आई एम स्कैर्ड, डोंट लीव मी अलोन। ये शब्द उस पिता के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह गिर रहे हैं। वो ज़ॉम्बी बन चुका है, उसका शरीर सड़ रहा है,
लेकिन उसकी रूह अपनी बेटी के पास जाने के लिए तड़प रही है। पर वो जानता है अगर उसने दरवाजा खोला तो वो अपनी ही बेटी का काल बन जाएगा। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, अपने नाखूनों से दीवारें खुरचता है, अपनी भूख से लड़ता है। एक तरफ वो इंसानी मांस की भूख है जो उसे पागल कर रही है, और दूसरी तरफ अपनी बच्ची के लिए वो पागलपन भरा प्यार। वो खुद से कहता है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे मुझे कितनी भी बार मरना पड़े। लेकिन फिर वो भयानक पल आता है। वो हारने लगता है। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही है। वो रोना चाहता है, पर उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, खून निकल रहा है। वो अपनी बेटी की तस्वीर को याद करता है, उस मासूम चेहरे को जिसे उसने 99 बार अपनी जान देकर बचाया था। क्या ये 100वीं बार उसकी आखिरी हार होगी? आखिर में वो पिता एक ऐसा फैसला लेता है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़े। वो खुद को दरवाजे से दूर खींचता है ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। वो उस भीड़ में वापस चला जाता है जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। एक पिता की सबसे बड़ी कुर्बानी, अपनी ही औलाद से दूर हो जाना ताकि वो जिंदा रह सके। फिर वो पूरे गुस्से और ताकत के साथ उन ज़ॉम्बीज़ को खुद से दूर झटक देता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ज़ॉम्बी उसके पास टिक ही नहीं पाते। अचानक एक खतरनाक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। उसकी आंखें लाल और चेहरा पूरी तरह डरावना है। वो तेजी से प्रोटैगनिस्ट की तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है। चारों तरफ पड़े हुए ज़ॉम्बी भी फिर से उठने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अब बचना नामुमकिन है। वो ज़ॉम्बी जोर से दहाड़ता है और पूरे गुस्से के साथ प्रोटैगनिस्ट की तरफ झपटता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। अचानक वो बिजली की तरह तेजी से हमला करता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ज़ॉम्बी को समझने का मौका भी नहीं मिलता। एक ही वार में उस ज़ॉम्बी का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। अचानक चारों तरफ से ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो घुटनों के बल झुकता है और एक तेज घुमाव के साथ अपने हाथ चलाता है। एक ही वार में कई ज़ॉम्बी 2 टुकड़ों में जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से उसे पर अटैक करता है और उसके कंधे में अपने दांत गड़ा देता है। दर्द से उसकी आंखें नीली हो जाती है और गुस्से में वो उस ज़ॉम्बी को पकड़कर सीधे उसके गले को अपने दांतों से चीर देता है। अब वो इंसान नहीं लग रहा था, वो खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद वो ज़ॉम्बियों के बीच कूद पड़ता है। उसका शरीर इतना तेज चल रहा था कि ज़ॉम्बियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला किधर से हो रहा है। कुछ ही सेकंड में पूरी जगह ज़ॉम्बियों की लाशों से भर जाता है। लेकिन तभी एक बड़ा और ताकतवर ज़ॉम्बी हवा में छलांग लगाकर सीधे उस पर हमला करता है। दोनों हवा में टकराते हैं और आखिरी ताकत लगाकर वो उस ज़ॉम्बी का सिर पकड़ता है और सीधे उसे जमीन पर पटक देता है। ये बेजान दरिंदे इंसानी मांस के भूखे, इन्हें लगा था कि आज भी इन्हें एक और शिकार मिलेगा, लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती थी उसे कमजोर समझना। मंजर अब बदल चुका है। जो शिकारी थे अब वो खुद शिकार बन चुका है। चारों तरफ सिर्फ लाशों का ढेर है और हवा में मौत का सन्नाटा। अब देखो इस असली हैवान को। जो लाशों के इस पहाड़ पर खड़ा ये शख्स कोई मसीहा नहीं, बल्कि इन ज़ॉम्बीज के लिए साक्षात काल है। इसकी आंखों की ये चमक बता रही है कि अब डर की बारी ज़ॉम्बीज की है। जो ज़ॉम्बीज दुनिया को खत्म करने निकले थे, आज वो इस अकेले इंसान के खौफ से कांप रहे हैं, क्योंकि असली नरसंहार तो अब शुरू हुआ है। दूसरी तरफ कैमरा में दामी दरवाजे के पास जमीन पर सिमट कर बैठी है। बाहर सन्नाटा है, लेकिन तनाव महसूस किया जा सकता है। दामी मन में बोलती है, डैड आप कब आएंगे? क्या आप अब भी वहीं हैं? तभी दरवाजे के लॉक से कड़क की आवाज आती है। दामी चौंक जाती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और बाहर की तेज नीली रोशनी कमरे में आती है। दामी अपनी नम आंखों से ऊपर की ओर देखती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो कांप रही है। सामने एक विशाल आकृति खड़ी है। दामी धीमी आवाज में कहती है, पापा। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति खून से लथपथ है। उसकी त्वचा अमानवीय रूप से नीली और नसें उभरी हुई हैं। उसका शरीर घायल है, लेकिन वो अभी भी खड़ा है। इसका डैड बोलता है, मुझे एक और मौका दिया गया है। भले ही मैं अब इंसान नहीं रहा, लेकिन मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। हमें प्रोटैगनिस्ट का चेहरा करीब से दिखाया जाता है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और चेहरे पर घाव है, लेकिन अपनी बेटी को देखकर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी और सुकून देने वाली मुस्कान आ जाती है। प्रोटैगनिस्ट भारी लेकिन कोमल आवाज में बोलता है, क्या तुम ठीक हो मेरी बेटी? ज़ॉम्बी अपॉकलिप्स का 7वां दिन। कल तक जो शहर जिंदा दिली से शोर मचाता था, आज वहां सिर्फ सन्नाटा और खौफ है। रात का समय, सियोल का मापोगु इलाका। आसमान में चमकता चांद शहर की तबाही को साफ दिखा रहा है। सियोल का मापोगु। यहां की गलियां अब सुरक्षित नहीं रहीं। हर कोने में मौत घात लगाए बैठी है। एक बड़ी बिल्डिंग ए मार्ट दिखाई जाती है। बाहर बैरिकेड्स लगे हैं और कुछ मिलिट्री के जवान मुस्तैद खड़े हैं। बचने की आखिरी उम्मीद, ए मार्ट। इसे एक अस्थायी फोर्ट्रेस में बदल दिया गया है, जहां सेना के जवान दिन रात पहरा दे रहे हैं।
एक सार्जेंट ली सेंग मिन का गुस्सा भरा चेहरा। वो सामने खड़े एक अनजान शख्स को देख रहा है। सार्जेंट गुस्से और हैरानी में बोलते हैं, डैम इट, आखिर ये क्या है? हम एक शख्स को देखते हैं जिसके पीछे एक लड़की छिपी हुई है। वे अकेले बिना किसी हथियार के सेना के सामने खड़ा है। सार्जेंट बोलते हैं, तुम क्या चीज हो? चारों तरफ ज़ॉम्बी रेंग रहे हैं, मौत का तांडव मच रहा है। ऐसे में तुम यहां तक जिंदा कैसे पहुंचे? हवा में तनाव इतना गहरा है कि उसे महसूस किया जा सकता है। सार्जेंट की बंदूक तनी हुई है, लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति टस से मस नहीं होता। उस अनजान शख्स के चेहरे पर शिकन तक नहीं। वो अपनी आंखों को काले चश्मे के पीछे छिपाए खड़ा है, जैसे दुनिया की तबाही उसके लिए सिर्फ एक खेल हो। वो शांति से सेना के घेरे को देख रहा है। सार्जेंट चिढ़ते हुए बोलते हैं, बहरा है क्या? मैंने पूछा यहां तक कैसे पहुंचे? पीछे क्या छिपा रहे हो? प्रोटैगनिस्ट के पीछे उसकी बेटी दामी है, जो धीरे से झांकती है। उसकी आंखों में सेना को देखकर और भी ज्यादा डर है। तभी हमें उनके कैप्टन को दिखाया जाता है। कैप्टन चाहेरी अपनी बंदूक टांगे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आंखें प्रोटैगनिस्ट के पीछे छिपे रहस्य को देखने की कोशिश कर रही हैं। कैप्टन कड़क आवाज में बोलती है, अपना हाथ ऊपर करो और उस लड़की को सामने लाओ। अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो ये जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। हीरो के पीछे से दामी अपना सिर बाहर निकालती है। कैप्टन प्रोटैगनिस्ट की आंखों में देखती है। उसके चेहरे पर गहरा साया है। कैप्टन हैरानी और झिझक में बोलती है, ये क्या है? तुमने अपने आंखों को चश्मे से क्यों ढका है? क्या तुम भी उन संक्रमितों में से एक हो? पर जब प्रोटैगनिस्ट उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, तब वो कुछ सेकंड तक उसे घूरती है, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर ये शख्स है कौन। अब देखो हमारे हीरो को, ये अपनी बेटी के साथ मिलकर यहां पर फुल ड्रामा करता है। अरे साहब, मेरी बेटी बीमार है, इसे बचा लो। बेटी भी पीछे से नकली खांसी खांस रही है कि वो सचमुच बीमार है। प्रोटैगनिस्ट हाथ जोड़ रहा है और दामी रोने का नाटक कर रही है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, भले ही मुझे बाहर छोड़ दो, पर मेरी मासूम बच्ची को अंदर ले लो। प्रोटैगनिस्ट की एक्टिंग देखकर उसकी बेटी भी शॉक होती है। अंधेरा है, नीली रोशनी और तनाव का माहौल। कैप्टन सामने खड़ी है और उनकी बातें सुन रही है। सार्जेंट उनकी ओर देखकर बोलता है, क्या इस पागल का दिमाग खराब हो गया है? इसे सच में लगता है कि इसकी ये झूठी कहानी कैप्टन पर असर करेगी? प्रोटैगनिस्ट शांत खड़ा है। सार्जेंट अपनी बंदूक ताने हुए आगे बढ़ता है और उनसे बोलना है, चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं गोली चला दूं। हमें कैप्टन को दिखाया जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जैसे कि उसकी कहानी का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। वो दबी आवाज में बोलती है, आने दो इन्हें अंदर। सार्जेंट चौंक जाता है। कैप्टन तेजी से मुड़ती है और अपनी नाक पोंछते हुए आगे बढ़ती है और प्रोटैगनिस्ट की तरफ बिना देखे कहती है, गलतफहमी मत पालना कि हमने तुम्हारी मदद की है। हमें बस मार्ट की रखवाली के लिए और हाथों की जरूरत है। अपनी नाक पोंछो और काम पर लगो। कैप्टन और सार्जेंट अंदर चले जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। प्रोटैगनिस्ट मन में बोलता है, वो आज भी नहीं बदली, वही गुस्सा, वही पुरानी आदतें। लोग उसे सांप की तरह ठंडी और कोल्ड ब्लडेड मानते हैं, लेकिन वो वैसी नहीं है। कैप्टन का ये कोल्ड हार्टेड बिहेवियर सिर्फ एक नकाब है। वो जानबूझकर खुद को इतना सख्त दिखाती है ताकि उसकी टीम उसे कमजोर ना समझे। इस अपोकलिप्स की दुनिया में अगर वो नरम पड़ी तो उसकी टीम का मनोबल टूट जाएगा। वो सख्त बनती है ताकि उसके सिपाही उसे अपना आदर्श माने और खुद को कभी कमजोर न पड़ने दें। तभी डामी अपने डैड पर चिल्ला रही थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि जो उसने देखा वो उसकी उम्मीदों से परे था। डामी ने बोला, ये सब क्या था डैड? जो कुछ अभी हुआ वो हमारे प्लान का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं था। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, नहीं डामी, तुम गलत समझ रही हो। जैसा तुम देख रही हो वैसा नहीं है। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, सार्जेंट वहां आ धमकता है और उन्हें बोलता है, तुम दोनों बहस बंद करो और मेरे पीछे आओ। सार्जेंट को देखकर डामी जोर जोर से खांसने का नाटक करने लगती है। सार्जेंट चिढ़ते हुए बोलते हैं, ओह वाकई, अब बस भी करो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ये सब नाटक कर रही हो। तो डामी ने अपने खेल को और भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई। उसने ऐसे अभिनय किया जैसे उसे सच में चक्कर आ रहे हों और उसका सिर फटा जा रहा हो। इसी बीच उसके डैड आकर उसे संभालते हैं ताकि सार्जेंट पर यकीन हो जाए कि उसकी हालत वाकई खराब है। इस ड्रामे के बीच डामी के जहन में 1 हफ्ता पुराना वो मंजर याद आता है, वो हादसा जिसने सब बदल दिया था। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता ने उसे बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया था। वो अपनी बेटी को सुरक्षित कमरे में छोड़कर खुद उन भूखे ज़ॉम्बीज़ के बीच बाहर चले गए थे। दूसरी तरफ प्रेजेंट में उसके डैड गहरी सोच में डूबा था। वो अपनी इस नई ताकत और पहचान से खुद हैरान है। वो मन में सोच रहा था, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूं। ज़ॉम्बी ने मुझे काटा, मेरा मांस तक अलग कर दिया, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं बच गया।
और अब मेरी ताकत उन ज़ॉम्बीज़ से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, मेरा शरीर इतना बदल चुका है, मैं अब वो नहीं रहा जो पहले था। तो क्या मैं अब सचमुच एक ज़ॉम्बी बन चुका हूं? सामने एक विशाल मॉल खड़ा है जिस पर ए मार्ट का बोर्ड लगा है। प्रोटैगनिस्ट उसे देखकर अपने मन में बोलता है, ए मार्ट हबजोंग ब्रांच। शुरुआती सर्वाइवल के लिए इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं हो सकता। यहां खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान मौजूद है। प्रोटैगनिस्ट दामी की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर हम एक बार इसके अंदर पहुंच गए तो दामी सुरक्षित रहेगी। यही वो इकलौती जगह है जहां अभी डिफेंस फोर्सेस तैनात है। जैसे ही वे ए मार्ट के पास पहुंचते हैं, प्रोटैगनिस्ट रुक जाता है। मॉल के ठीक बगल वाली ऊंची इमारत पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी थी। वो हैरानी से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? बगल वाली बिल्डिंग गिर कैसे गई? मेरे हिसाब से तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। सार्जेंट उसी मलबे के बीच खड़ा होता है और उन्हें बताता है, अपोकलिप्स आने से पहले हम सब उसी बगल वाली इमारत में तैनात थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर फिर अचानक वो प्रलय शुरू हो गई। 3 दिन पहले जैसे ही सूरज ढला, मौत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ ने एक साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो इंसानों की तरह नहीं, बल्कि किसी भूखे सैलाब की तरह हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हमें लगा हम मरने वाले हैं। तब हमारी कैप्टन अकेले उनके सामने खड़ी हो गई। उनके सामने अनगिनत ज़ॉम्बीज़ थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया। मजबूरन हमें वो इमारत छोड़नी पड़ी। कैप्टन ने उन सबको अपने पीछे उलझाए रखा और हमें इस मॉल की तरफ भेज दिया। हम जानते थे उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी को वहां पर रुककर उनका ध्यान भटकाना होगा। पर हमारे कैप्टन के कुछ अलग से प्लान्स थे। उन्होंने पहले से ही वहां पर एक्सप्लोजिव लगाए हुए थे। जैसे ही वो एक्सप्लोजिव रेंज से बाहर निकले, हमने इमारत उड़ा दी। एक जोरदार धमाका हुआ। उस बिल्डिंग के साथ साथ वो अनगिनत ज़ॉम्बीज़ भी मलबे के नीचे दफन हो गए। अब तक तो सबके सब चिथड़ों में उड़ गए होंगे, कमबख्त कमीने। और अगर किस्मत से उनमें से कुछ बच भी गए होंगे तो वो वहीं मलबे के नीचे दबे दबे सड़ते रहेंगे। सार्जेंट मलबे को देखकर मुस्कुरा रहा है और उन ज़ॉम्बीज़ की मौत का मजाक उड़ा रहा है। तभी पीछे से एक भारी और गंभीर आवाज आती है, अगर गलती से कुछ बच गए हैं तो हमें उन्हें ढूंढकर वहीं खत्म करना होगा। हम जोखिम नहीं ले सकते। सार्जेंट पीछे मुड़ता है और प्रोटैगनिस्ट की बात सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगता है। उसे लगता है नायक जरूरत से ज्यादा डर रहा है। सार्जेंट हंसते हुए कहता है, अरे लड़के, क्या खाक बचेंगे वो? उस बिल्डिंग का मलबा टनों भारी है। वो सब अब तक चटनी बन चुके होंगे। तुम बेकार में ही डर रहे हो। अचानक सार्जेंट के ठीक पीछे मलबे में एक हलचल होती है और धुएं और मलबे के बीच से एक बहुत ही बड़ा, घिनौना और खौफनाक ज़ॉम्बी बाहर आता है। उसकी आंखों में लाल चमक है और उसका शरीर कई अंगों से मिलकर बना हुआ लगता है। उसे देखकर सार्जेंट भागने की कोशिश भी नहीं कर पाता। वो किसी बुत की तरह अपनी जगह पर जम गया है। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वो बस कांपती आंखों से उस ज़ॉम्बी को देखता रहता है। सार्जेंट फुसफुसाते हुए कहता है, ये मुमकिन नहीं है, इतना बड़ा। वो ज़ॉम्बी एक भयानक रोर करता है जिससे पूरा इलाका थर्रा उठता है। ज़ॉम्बी अपना भारी भरकम हाथ हवा में उठाता है और एक विशाल फिस्ट बनाकर पूरी ताकत के साथ सार्जेंट की ओर दे मारता है। चारों तरफ धूल का गुब्बारा फैल उठता है। शोर सुनकर कैप्टन उस जगह पर आती है। वो ज़ॉम्बी कैप्टन को देखकर अब कैप्टन को अपना निशाना बनाता है। वो एक के बाद एक अपने विशाल हाथों से हमला करता है। कैप्टन उसके जानलेवा वारों से बाल बाल बचती हैं। दूर खड़े सैनिक इस मंजर को देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। उनके माथे पर पसीना है और बंदूकें कांप रही हैं। उनमें से एक सोल्जर बोलता है, ये क्या बला है? क्या इस पर गोलियों का भी असर होगा? लगातार हमलों से बचते हुए कैप्टन चतुराई से पीछे हटती हैं और फिसलते हुए सीधे प्रोटैगनिस्ट के पास पहुंच जाती हैं। वो हाँफ रही हैं, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी उस ज़ॉम्बी पर टिकी हैं। कैप्टन प्रोटैगनिस्ट से बोलती है, ये कोई मामूली ज़ॉम्बी नहीं है। इसे मलबे ने और भी जहरीला और ताकतवर बना दिया है। हमें मिलकर वार करना होगा। कैप्टन चिल्लाते हुए अपने सोल्जरों से बोलती है, सब एक साथ इसके आंखों और गर्दन पर निशाना लगाओ। फायर! कैप्टन का आदेश मिलते ही सभी सोल्जर्स अपनी बंदूकें तान देते हैं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है, लेकिन उनके गोलियों का उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता। एक सोल्जर हैरानी से कहता है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। गोलियां इसके शरीर के पार जा रही हैं, पर इसे दर्द तक नहीं हो रहा।
वो विशालकाय ज़ॉम्बी एक भयानक दहाड़ मारता है और भारी कदमों से सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि कोई समझ पाए, वो अपना विशाल हाथ हवा में लहराते हुए एक जोरदार स्लैप मारता है। उस एक प्रहार के इम्पैक्ट से सामने खड़े सोल्जर्स के शरीर खिलौनों की तरह टुकड़ों में बिखर जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही और खून ही बचता है। उन्हीं सोल्जर्स में से एक सोल्जर किसी तरह बच जाता है, लेकिन अपने साथियों की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो पसीने से तरबतर है। वो कांपती आवाज में कहता है, सब मारे गए, हम इसे नहीं हरा सकते। ज़ॉम्बी अब उस अकेले बचे सैनिक की ओर मुड़ता है। वो उसे भी मसलने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में ऊंचे उठाता है। ऐसा लगता है जैसे अब उस सोल्जर का अंत निश्चित है। अचानक कहीं से एक भारी बैग उड़ता हुआ आता है और सीधे ज़ॉम्बी के चेहरे पर जोर से लगता है। ज़ॉम्बी का संतुलन बिगड़ता है और उसका ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कैप्टन बिजली की तेजी से लपकती हैं और उस सोल्जर को खींचकर ज़ॉम्बी की पहुंच से बाहर ले आती हैं। वो उसे एक सुरक्षित कोने में पटकती हैं। कैप्टन गुस्से से भरी हुई हैं। वो सोल्जर का कॉलर पकड़ती हैं और उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाती हैं, अगर मरना ही है तो लड़कर मरो। डरकर घुटने टेकने के लिए मैंने तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दी है, समझ आया? सोल्जर कांपते हुए पर हिम्मत जुटाकर कहता है, जी कैप्टन। कैप्टन का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो कुछ पल के लिए शांत होती हैं और कुछ सोचती हैं। फिर वो पीछे मुड़कर दूर बने बैरिकेड्स की तरफ देखती हैं। फिर कैप्टन सबकी ओर मुड़कर कहती हैं, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, सब के सब मेरे पीछे आओ अभी। प्रोटैगनिस्ट कैप्टन को रोकने की कोशिश करता है और उनसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है। कैप्टन रुक जाओ, हम वहां नहीं जा सकते। पर कैप्टन उसे बीच में ही टोकते हुए बोलती है, चुप रहो, बहस का समय नहीं है, जैसा कहा है वैसा करो। भागते हुए प्रोटैगनिस्ट की नजर अपनी बेटी दामी पर पड़ती है। दामी उसके साथ ही अपनी जान बचाकर भाग रही है। वो बुरी तरह हाँफ रही है और डर के मारे उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। अपनी बेटी को यूं डरता देख प्रोटैगनिस्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका खून खौल उठता है। तभी प्रोटैगनिस्ट गुस्से के साथ उस विशालकाय ज़ॉम्बी की तरफ मुड़ता है। दौड़ते हुए उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध है। वो अपनी पूरी ताकत अपने दाहिने हाथ में समेट लेता है और एक वज्र जैसा मुक्का कस लेता है। वो सीधे उस ज़ॉम्बी से टकराने के लिए रफ्तार बढ़ा देता है। दूसरी तरफ कैप्टन तेजी से मॉल की ओर बढ़ रही हैं। वो प्रोटैगनिस्ट और बाकी टीम को सुरक्षित मानकर आगे बढ़ रही हैं। दौड़ते हुए उनके मन में केवल एक ही चिंता है, मॉल में छिपे रिफ्यूजी की सुरक्षा। उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि नायक उनके पीछे नहीं है। कैप्टन दौड़ते हुए मन में सोचती है, एक बार हम मॉल के अंदर सुरक्षित पहुंच जाएं, फिर हमें इस ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए कुछ और समय मिल जाएगा। बस थोड़ा और फासला है। कैप्टन अपनी मंजिल ए मार्ट मॉल के सुरक्षित घेरे में पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनका दिल बैठ जाता है। मॉल के अंदर भारी तादाद में रिफ्यूजी भरे हुए हैं। हवा में डर की गंध है। मॉल के कोने कोने में लोग दुबके हुए हैं। इनमें कई छोटे बच्चे भी हैं जो बाहर हो रहे धमाकों और ज़ॉम्बी की भयानक दहाड़ को सुनकर बुरी तरह सहम गए हैं। बच्चे रो रहे हैं। उनकी सिसकियां पूरे मॉल में गूंज रही हैं। वे सभी जानते हैं कि बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। डरे हुए शरणार्थियों और रोते हुए बच्चों के बीच कैप्टन एक चट्टान की तरह आकर खड़ी हो जाती है। उनकी उपस्थिति मात्र से शोर थोड़ा कम होता है। कैप्टन मजबूत आवाज में बोलती है, घबराओ मत, जब तक हम यहां हैं वो ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाएगा। अपनी हिम्मत बनाए रखो। भीड़ को संभालने के बाद कैप्टन की नजर अचानक दामी पर पड़ती है। वो सहमी हुई खड़ी है। कैप्टन उसके करीब जाती है और बोलती है, दामी, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? दामी रुआंसी आवाज में कहती है, डैड तो पीछे ही रह गए। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया था। ये सुनते ही कैप्टन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका चेहरा गुस्से और घबराहट से लाल हो जाता है। वो समझ जाती हैं कि नायक ने उनके आदेश की अनदेखी की है। कैप्टन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, पर उसने ऐसा क्यों किया? दामी, तुम्हारे डैड किस तरफ गए हैं? दामी कांपते हाथों से एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बताती है, डैड उस दिशा में गए हैं। जैसे ही कैप्टन उस जगह का नाम सुनती है, उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो दिशा तो सीधे उस मलबे की ओर जाती है जहां वो विशालकाय ज़ॉम्बी खड़ा है। वो शौक होते हुए बोलती है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसी दिशा में तो वो ज़ॉम्बी है। वो पागल अकेले उससे लड़ने चला गया। कैप्टन के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। वो जानती हैं कि नायक अकेले उस पहाड़ जैसे ज़ॉम्बी के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। सीन फिर से प्रोटैगनिस्ट की तरफ जाता है। वो भागते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ता है, जैसे कोई विशाल हैमर तैयार कर रहा हो। हवा में उछलते हुए वो अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। हीरो बोलता है, ये मेरी बेटी को डराने की कीमत है। वो हवा से सीधे ज़ॉम्बी के सिर पर अपने दोनों हाथों से फुल फोर्स के साथ प्रहार करता है।
वो विशालकाय ज़ॉम्बी जिसे गोलियां भी नहीं रोक पाई थीं, प्रोटैगनिस्ट के सिर्फ एक वार से बेजान हो जाता है। उसकी गर्दन टूट जाती है और वो किसी सूखे पेड़ की तरह धड़ाम से जमीन पर गिरता है। चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। तभी धूल छटती है। प्रोटैगनिस्ट खड़ा है, उसकी सांसें भारी हैं और उसके हाथों से ज़ॉम्बी का काला गाढ़ा खून टपक रहा है। मॉल के गेट पर खड़ी कैप्टन, सार्जेंट और बाकी सैनिक इस मंजर को देखकर पत्थर की मूर्ति बन गए हैं। कैप्टन हैरानी से बोलती है, ये नामुमकिन है। एक ही वार में उसने उसे मार दिया। मॉल के अंदर मौजूद शरणार्थी भी खिड़कियों से ये नजारा देख रहे थे। प्रोटैगनिस्ट का उग्र रूप देखकर वे राहत से ज्यादा खौफ में हैं। एक पिता अपनी छोटी बेटी की आंखों पर अपना हाथ रख देता है ताकि वो खून खराबे का ये भयानक मंजर ना देख सके। ज़ॉम्बी का विशाल शरीर बेजान पड़ा है। प्रोटैगनिस्ट धीरे से अपना हाथ उठाता है और अपने चेहरे पर लगे ज़ॉम्बी के खून को पोंछता है। उसकी आंखों में अब भी वही तीव्रता है जो किसी भी दुश्मन को राख कर दे। वो एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक रक्षक पिता की तरह खड़ा है। उस जगह में अब एक भारी सन्नाटा होता है। कैप्टन अभी भी वहीं खड़ी हैं। उनके हाथ में उनकी राइफल कसकर पकड़ी हुई है, लेकिन वो पूरी तरह स्पीचलेस है। जिस मॉन्स्टर को पूरी बटालियन मिलकर नहीं हिला पाई, उसे हीरो ने अपने हाथों से मिट्टी में मिला दिया। कैप्टन की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। वे ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। वहीं पर हमारा प्रोटैगनिस्ट उस मरे हुए विशालकाय ज़ॉम्बी के शरीर के ठीक सामने खड़ा है। उसका शरीर खून से लथपथ है, लेकिन उसके खड़े होने के अंदाज में एक गजब का बैडएस एटीट्यूड और आत्मविश्वास है। कैप्टन और उसके सैनिक अपनी बंदूकें नीचे करते हैं, लेकिन उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे उस तबाही को देख रहे थे जो कुछ ही पलों में सिमट गई। कैप्टन अपनी नजरें घुमाकर दामी की ओर देखती है। दामी पूरी तरह शॉक्ड खड़ी है। कैप्टन मन में बोलती है, दामी की ये हालत, क्या उसे पता था कि ये सब होने वाला है, या फिर तुम भी उतनी ही अनजान हो जितनी मैं हूं? कैप्टन कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूबती है। फिर उसकी नजर सामने खड़े प्रोटैगनिस्ट पर पड़ती है। उसके चेहरे पर खून के कुछ छींटे हैं, पर वो बिल्कुल शांत है। उसके चेहरे पर एक हल्की और प्यारी सी मुस्कान है। प्रोटैगनिस्ट शांत आवाज में बोलता है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है कैप्टन, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अचानक कैप्टन की घबराहट गुस्से और डर में बदल जाती है। वो झटके से अपनी गन प्रोटैगनिस्ट पर तान देती है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं। वो कांपती आवाज में बोलती है, तुम इंसान नहीं हो सकते। आखिर कौन हो तुम? सच बताओ, तुम कौन हो? प्रोटैगनिस्ट गन की परवाह किए बिना अपने गंदे कपड़ों को झाड़ता है। फिर वो बहुत ही स्टाइल से अपने सनग्लासेस को ऊपर करता है और सीधे कैप्टन की आंखों में देखता है। वो कहता है, मैं कौन हूं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो बस इतना समझ लो कि मैं वो वादा निभाने आया हूं जो कभी अधूरा रह गया था। हमें दामी को दिखाया जाता है। वो कांपते हुए अपने डैड की तरफ देखती है। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट है। दामी चिल्लाते हुए कहती है, नहीं डैड, रुक जाइए। अगर आपने अपनी असली पहचान यहां सबके सामने दिखाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज अपनी पहचान मत बताइए। प्रोटैगनिस्ट बहुत ही स्टाइल से अपने खून भरे सनग्लासेस को नीचे उतारता है। हम उसके चेहरे को देखते हैं। उसके चेहरे पर एक गंभीर और रहस्यमयी लुक है। सारे सवालों को दरकिनार करते हुए उसने आखिर अपने सनग्लासेस उतार ही दिए। एक गहरा सन्नाटा छा गया। वह हर कोई अपनी सांसें थामे हुए था। नायक अपनी आंखों में आंखें डालकर सीधे कैप्टन से बात करता है। उसकी रेड आइज अब पूरी तरह साफ दिख रही हैं। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, मैं हूं इस इलाके का सर्वाइवर और मेरी आइडेंटिटी बस एक ज़ॉम्बी स्पेशलिस्ट की है। यह सुनकर कैप्टन पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा पीछे हटता है और अपने अतीत के बारे में बताना शुरू करता है। वो अपने ज़ॉम्बीज़ के बीच सर्वाइव करने के अनुभव को शेयर करता है। वो बताता है, इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद से मैंने उनके हर एक ट्रेट्स और वीकनेस को गहराई से एनालाइज किया है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। अपनी कहानी खत्म करने के बाद नायक के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी स्माइल आती है। कैप्टन पहले तो प्रोटैगनिस्ट को देखकर मुस्कुराती है, जैसे कि उसे उसकी बातों पर विश्वास हो गया हो, लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल गायब हो जाती है और वो झटके से अपनी नाइफ प्रोटैगनिस्ट के गले पर रख देती है। कैप्टन तीखी आवाज में बोलती है, आह, तो ये बात है, लेकिन क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए? दामी ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कैप्टन को रोकने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, कैप्टन प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो कैप्टन चिल्लाते हुए बोलती है, यू शट अप, अपनी जुबान बंद रखो। इसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया जिस पर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं हो रहा था, और वो भी सिर्फ अपने बेयर हैंड से। और इसकी रेड आइज बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि उन ज़ॉम्बीज़ की होती हैं।
क्या तुम सच में कोई स्पेशलिस्ट हो या फिर कुछ और? कैप्टन की नाइफ प्रोटैगनिस्ट के गले पर है। वो उसकी लाल आंखों में गहराई से देख रही है। माहौल बहुत ही टेंस है। कैप्टन बोलती है, टेल मी, मुझे सच सच बताओ, ये लाल आंखें, ये अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ, क्या तुम सचमुच एक ह्यूमन हो? वो धीरे से अपना सिर हिलाता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, नो, टेक्निकली अब मैं पूरी तरह ह्यूमन नहीं रहा। कैप्टन हैरानी से बोलती है, व्हाट? तुम्हारा मतलब क्या है? प्रोटैगनिस्ट कैप्टन को ज़ॉम्बीज के एवोल्यूशन के बारे में समझाता है। ये वायरस सबको सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं बनाता कैप्टन, कुछ बॉडीज इसे अडैप्ट कर लेती हैं। मैं उसी एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा हूं। प्रोटैगनिस्ट दूर पड़े उस मॉन्स्टर के शरीर की तरफ देखता है और कैप्टन को उसे खत्म करने का सही तरीका बताता है। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ गोलियों से तुम इन मॉन्स्टर्स को हरा सकती हो तो तुम गलत हो। तुम्हें उनके नर्वस सिस्टम को टारगेट करना होगा। इस ज़ॉम्बी को हराने का एक स्पेसिफिक तरीका है। इसकी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, बट इट हैज़ अ वीकनेस टू। इनका हार्ट इनकी बॉडी में नहीं, बल्कि इनके नेक के पीछे एक खास ग्लैंड में होता है। अगर वहां वार नहीं किया तो ये बार बार रीजनरेट होते रहेंगे। पर दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट मन में सोचता है, इन्हें लगता है कि मैंने सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि वीकनेस का पता लगाने के लिए मैंने क्या क्या खोया है। इस वायरस ने मुझे एक मौका दिया और मैंने उसे पकड़ लिया। कैप्टन प्रोटैगनिस्ट के करीब आती है और उसके आंखों में घूरते हुए तीखी आवाज में कहती है, सिर्फ एक वीकनेस का पता लगाने के लिए इतना बड़ा पराक्रम? क्या तुम्हारी ये आंखें और तुम्हारी ये स्ट्रेंथ सच में एक स्पेशलिस्ट की हैं, या फिर तुम उस वायरस का हिस्सा हो जिसे हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रोटैगनिस्ट शांत खड़ा उसकी बातों को सुनता है। फिर वो उसके बड़े बड़े अरमानों की तरफ इशारा करता है जिस जगह पर उसके आर्मी लोगों का सिंबल बना हुआ था। वो कॉन्फिडेंटली टोन में कहता है, इस वायरस ने मुझे वो दिया जो तुम्हारी ये आर्मी ट्रेनिंग कभी नहीं दे सकती थी। मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे तुम जानती थी, लेकिन मैं वो हथियार जरूर हूं जिसकी तुम्हें इस समय सख्त जरूरत है। हमें कैप्टन को दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी है और उसके माथे पर हल्का पसीना भी है। वो अपनी दांतें भींचती है और मन में कहती है, ये नामुमकिन है। जो ये कह रहा है, अगर वो सच है तो इसका मतलब है कि ये स्पेशलिस्ट कोई साधारण सर्वाइवर नहीं है। ये वायरस का एक अडैप्टेड वर्जन है, एक जिंदा हथियार। क्या ये हमारे लिए एक खतरा है या एक मौका? तभी दामी उन दोनों के बीच में आती है और दोनों को अलग करती है। वो हल्की आवाज में कहती है, बस कीजिए, आप दोनों एक दूसरे से झगड़ना बंद करो। डैड, कैप्टन, प्लीज बंद कीजिए ये सब। कैप्टन एक पल के लिए दामी की तरफ देखती है, फिर अपनी नाइफ वापस रखती है। वो एक गहरी सांस लेती है, दूसरी तरफ घूमती है और थोड़ा आगे बढ़ती है। इसके बाद हमें उसके सेक्सी फिजिक को दिखाया जाता है। वो उसी पोजीशन में बिना पीछे मुड़े बोलती है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो अगली बार मेरी नाइफ तुम्हारी गर्दन के पार होगी। फिर कैप्टन उन दोनों की तरफ मुड़ती है और उन दोनों से बोलती है, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। ये इलाका अब सेफ नहीं है। दामी, तुम अपने डैड के साथ रहोगी, लेकिन मेरी नजर तुम दोनों पर रहेगी। फिर कैप्टन मायूस होकर जमीन पर पड़े उन सोल्जरों को देखती है जिन्हें उस मॉन्स्टर ने बेरहमी से मार दिया था। अपने सोल्जरों की लाशें देखकर उसकी आंखों में दुख है जो तुरंत गुस्से में बदल जाता है। तभी दो सोल्जर भागते हुए कैप्टन के पास आते हैं। वे डरते हुए उनका हाल पूछने की कोशिश करते हैं। कैप्टन, क्या आप ठीक हैं? क्या सिचुएशन कंट्रोल में है? लेकिन कैप्टन बिना कुछ बोले तेजी से पहले सोल्जर के पैर पर जोर से लात मारती है। सोल्जर अपना पैर पकड़कर जमीन पर गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है। दूसरा सोल्जर घबराकर कैप्टन को शांत करने और समझाने की कोशिश करता है। कैप्टन, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, हम तो बस मदद ही मांगने के लिए गए थे। कैप्टन सार्कास्टिक टोन में बोलती है, क्या मदद? जब मॉन्स्टर मेरे जवानों को चीर रहा था तब तुम लोग कहाँ थे? कॉफी ब्रेक पर? तभी कैप्टन गुस्से में उन दोनों पर चिल्लाती है, गेट आउट! मुझे तुम जैसे कायरों की सलाह की जरूरत नहीं है। अपनी पोजीशन पर वापस जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। ये कहकर कैप्टन गुस्से में वहां से जाने लगती है। पीछे खड़ा सोल्जर डर के मारे उसे सल्यूट करता है। यस कैप्टन, हम अभी निकलते हैं। हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसे कैप्टन ने लात मारी थी। वो अभी भी जमीन पर बैठा है, अपना पैर पकड़े हुए। वो कैप्टन को गुस्से से देखता है। उसके जाने के बाद अब कहानी शिफ्ट होती है इनसाइड ए मार्ट प्लाजा की तरफ। यहां बाहर की दुनिया से बचकर आए कई रिफ्यूजी ठहरे हुए थे। भीड़ और शोर के बीच एक कोने में बैठा था हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसकी बेटी दामी। प्रोटैगनिस्ट मन में गहरी सांस लेते हुए बोलता है, थैंक गुडनेस,
कम से कम यहां हम फिलहाल सेफ तो हैं। दामी अपने डैड के पास ही बैठी थी और गौर से उनके चेहरे के निशान देख रही थी। वो हैरानी से कहती है, व्हाट डैड, आप क्या सोच रहे हो? प्रोटैगनिस्ट हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, किस्मत अच्छी थी हमारी दामी कि तुम्हारे डैड पकड़े नहीं गए। पर डैड, आप इतनी बेशर्मी से झूठ कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो डर के मारे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल फट जाएगा। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, वो कैप्टन कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे कोई भी बेवकूफ बना दे, जब तक कि मामला पूरी तरह से मैस न हो जाए। और वो उन लोगों में से तो बिल्कुल नहीं है जो बिना सोचे समझे चाकू या हथियार का इस्तेमाल करें। दामी उसे शक की निगाह से देखती है और बोलती है, क्या आप उसे जानते हैं? प्रोटैगनिस्ट हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं तो बस उसका चेहरा मेरे किसी दोस्त की तरह लगता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उन पलों को याद करता है जब कैप्टन ने उसकी जान बचाई थी और मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। ये याद करने के बाद उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। दामी अपने डैड को मुस्कुराते हुए देखकर अपनी आंखें सिकोड़ती है और उन्हें टीज करने लगती है। ओहो, मैस शब्द का मतलब पता भी है आपको डैड? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आपने ये वर्ड कहां से सीखा। प्रोटैगनिस्ट मजाक में बोलता है, अपनी बेटी से ही सीखा होगा, और कहां से सीख सकता हूं? पर मैंने तो आपको कभी ये सब नहीं सिखाया। प्रोटैगनिस्ट दामी की मासूमियत देखकर उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है, शायद तुम्हें याद नहीं दामी, पर इस टाइमलाइन में नहीं लेकिन उस दूसरी भयानक टाइमलाइन में तुमने ही मुझे ये सब सिखाया था। उस वक्त तुम इतनी छोटी नहीं थी। या सोचते सोचते वो अपनी बातों को थोड़ा जोर से बोल देता है, जो दामी सुन लेती है। वो कंफ्यूज होते हुए कहती है, दूसरी टाइमलाइन? डैड क्या कह रहे हैं? क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? प्रोटैगनिस्ट बातें बदलते हुए बोलता है, चलो बातें बहुत हुई, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूं। पर दामी अभी भी उसी बात को लेकर सो रही होती है। वो कंफ्यूजन होते हुए अपने चिन पर हाथ फेरती है, बालों को सहलाती है। वो उलझन में है, लेकिन उसका ये अंदाज काफी क्यूट लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट उसे ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान है। दामी अपने बालों को सहलाते हुए कंफ्यूज्ड आवाज में कहती है, डैड आप अजीब बातें कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट मन में मुस्कुराते हुए बोलता है, वो कितनी क्यूट लगती है जब वो कंफ्यूज्ड होती है। बिल्डिंग के बाहर दामी प्रोटैगनिस्ट के सनग्लासेस अपने हाथ में लेती है और उसकी आंखों में घुरती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फिक्र है। वो बोलती है, डैड आप प्रॉमिस करो कि आप अपनी आंखें किसी को नहीं दिखाओगे और ना ही कभी मुझे छोड़कर जाओगे। प्रोटैगनिस्ट कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। वो बस खामोशी से दामी को देखता रहता है, जैसे उसके मन की उथल पुथल को समझने की कोशिश कर रहा हो। वो हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, क्या प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? तुम बेकार में ही फिक्र कर रही हो। लेकिन दामी जिद करते हुए कहती है, नहीं डैड, मैं सीरियस हूं। आप प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताओगे। प्रोटैगनिस्ट दामी के मासूम चेहरे को देखता है। वो जानता है कि उसकी बेटी उसकी आंखों के पीछे छुपे सच से डरती है। आखिर में वो लंबी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है बाबा, मैं हार मानता हूं। आई प्रॉमिस। अब खुश हो? सीन बदलता है। प्रोटैगनिस्ट मॉल के स्टोरेज एरिया में जाता है, जहां खाने पीने की चीजें मिलती है। वो दामी के लिए कुछ फूड और जरूरत का सामान लेने के लिए आया था। एक सोल्जर एक बॉक्स में कुछ खाने पीने की चीजें उसे देता है। सामान लेने के बाद वो वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में एक लड़का उसे रोकता है। वो लड़का नायक के चेहरे को गौर से देखता है। लड़का थोड़ा शक से बोलता है, हे रुकना, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? ये नॉर्मल नहीं लग रही। प्रोटैगनिस्ट हंसते हुए उसे बताता है, इतने धमाकों और धुएं के बीच किसी की भी आंखें लाल हो सकती हैं। बस थोड़ी सी थकान है और कुछ नहीं। उसे समझाने के बाद प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है, लेकिन उसके मन में खलबली मच जाती है। वो आसपास मौजूद दूसरे रिफ्यूजियों को देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर लोगों को उसकी असली पहचान का पता चला तो सब पागल हो जाएंगे और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दामी सही कह रही थी। अगर मेरी असलियत सामने आई तो लोगों का डर उन्हें पागल बना देगा। प्रोटैगनिस्ट हाथ में खाने का बॉक्स लिए भीड़ को पार करता है और उसी जगह पहुंचता है जहां वो दामी को छोड़कर गया था। वो चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश करता है और उसे जोर से पुकारता है, दामी, डैड यहां है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। लेकिन दामी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तब प्रोटैगनिस्ट पास जाकर देखता है तो दामी गहरी नींद में सो रही थी। थकान और ज़ॉम्बीज़ ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। नायक राहत की सांस लेता है और झुककर उसे एक कंबल से अच्छे से ढक देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। वो हल्की आवाज में बोलता है, सो जाओ बेटी, कम से कम नींद में तो तुम्हें इस नरक का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रोटैगनिस्ट दामी के पास घुटनों के बल बैठे हुए हैं। मॉल की मध्यम रोशनी में उसकी लाल आंखें और भी चमक रही हैं। वो गहरी सोच में डूब जाता है और पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को याद करने लगता है। सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। एक हफ्ते पहले
उसी दिन से मेरे अंदर ये अजीब सी शक्ति जागृत होने लगी थी। ये शक्ति, ये शरीर, ऐसा लगता है जैसे मैं इसी के लिए पैदा हुआ था। लेकिन एक सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ज़ॉम्बीज़ का इस रफ्तार से बढ़ना, ये नॉर्मल नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते में सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ का दरवाज़ों पर चढ़ाना और म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़ का पैदा होना। मैंने 99 पास्ट लाइफ्स देखे हैं, लेकिन कयामत की ऐसी रफ्तार मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। चीज़ें बदल रही हैं। कोई वेरिएबल है जो इस बार खेल बिगाड़ रहा है। प्रोटैगनिस्ट सोती हुई दामी को देखते हुए अपना जबड़ा कस लेता है। वो जानता है कि इस बार की जंग उसके पिछले 99 अनुभवों से कहीं ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस तबाही की रफ्तार के पीछे कौन है। हम मॉल के बाहर का नज़ारा देखते हैं, जहां सियोल शहर रात के सन्नाटे में डूबा है। आसमान में पूरा चांद चमक रहा है, लेकिन उसकी रोशनी सुकून नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी दे रही है। शहर की लाइटें दूर से टिमटिमा रही हैं, जैसे बुझने से पहले आखिरी बार फड़फड़ा रही हों। शहर की ये खामोशी, ये किसी आने वाले तूफान का संकेत है। हम यहां मॉल में छुपकर खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं, लेकिन असली प्रेडेटर्स अभी बाहर हैं। हमें शहर की सीमाओं से दूर पहाड़ियों और जंगलों के अंधेरे की ओर धुंध और धुएं के बीच एक खौफनाक आकृति दिखाई देती है। चांद की रोशनी में एक विशाल और घिनौना मॉन्स्टर खड़ा है। उसका रूप देख रूह कांप जाए। उसके शरीर से कई एक्स्ट्रा हाथ निकले हुए हैं जो टेंटिकल्स की तरह हवा में लहरा रहे हैं। सबसे भयानक तो उसकी जीभ है, जो किसी जहरीले जीव की तरह उसके मुंह से बाहर जमीन तक लटक रही है। वो मॉन्स्टर अपनी लाल आंखों से दूर सियोल शहर की ओर देख रहा है, जैसे वो किसी दावत की तैयारी कर रहा हो। तभी कैमरा उसके पीछे पैन करता है, जहां अंधेरे से वैसे ही सैकड़ों म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। कोई रेंग रहा है तो कोई अपने कई हाथों के सहारे पेड़ों पर चढ़ा है। वे सभी म्यूटेशन की उस चरम सीमा पर हैं जहां वे अब ज़ॉम्बी नहीं बल्कि किलिंग मशीन्स बन चुके हैं। वो लंबी जुबान वाला मॉन्स्टर उन सभी के सामने आसमान की ओर सिर उठाकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ मारता है। उसकी जुबान किसी कोड़े की तरह हवा में लहराती है। फिर लंबी जुबान वाला मॉन्स्टर अपनी भाषा में बोलता है, सियोल अब हमारा है। जाओ, उस वेरिएबल को ढूंढो और उसका मांस मेरे पास लेकर आओ। तभी अंधेरे से एक गंदी और भद्दी गाली सुनाई देती है। साले कमीनों, बहुत शोर मचा रहे हो। आवाज में इतना दम है कि सारे म्यूटेंट्स एक साथ रुक जाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज और वो लीडर मॉन्स्टर चौंक कर उस दिशा में देखते हैं। धुंध के बीच एक शख्स की परछाई दिखाई देती है। वो बिना किसी डर के उनकी तरफ बढ़ता है। ये हमारा हीरो है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में वही जानलेवा चमक। वो उन सैकड़ों मॉन्स्टर्स के सामने अकेला खड़ा है। वो उन ज़ॉम्बीज से बोलता है, क्या देख रहे हो? कभी किसी इंसान को नहीं देखा या अपनी मौत को पहली बार देख रहे हो? प्रेडेटर्स अपने हाथ में पकड़े हुए वेपन को धीरे से जमीन पर रखता है। हम उस वेपन को देखते हैं। ये कोई गन या तलवार नहीं, बल्कि एक साधारण सी लकड़ी की नॉर्मल चेयर है। प्रेडेटर्स उस चेयर पर अपना हाथ रखकर बैडास लुक में खड़ा रहता है और उन मॉन्स्टर्स को ऐसे घूरता है जैसे वे शिकारी नहीं बल्कि उसका शिकार हों। प्रोटैगनिस्ट बैडास टोन में बोलता है, तुम सभी मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? लो, मैं खुद आ गया। अब बताओ, खेल शुरू करें? प्रोटैगनिस्ट का ये आत्मविश्वास देखकर वे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज एक पल के लिए सहम जाते हैं। वे अपनी अजीब सी फुसफुसाती और गुर्राती हुई भाषा में एक साथ बोलते हैं, गह, उर्र, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? सैकड़ों म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज हीरो को घेर लेते हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा और आंखों में खून है। प्रोटैगनिस्ट को एक ताज़ा मांस का टुकड़ा समझकर उनके मुंह से लार टपक रही है। वे गुर्राकर उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट शांत खड़ा धीरे से उस चेहर को हवा में उठाता है। अपनी अकल्पनीय ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो कुर्सी को बीच से बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। अब उसके दोनों हाथों में नुकीली लकड़ी के दो घातक हथियार हैं। वो बोलता है, बहुत भूख लगी है ना तुम सबको? रुको, अभी सबका पेट भरता हूं। साले कमीनों, आज तुम में से एक भी सही सलामत यहां से वापस नहीं जाएगा। वो लंबी जुबान वाला लीडर मॉन्स्टर हीरो की हिम्मत देखकर भड़क जाता है। वो अपनी जुबान हवा में कोड़े की तरह लहराता है और एक भयानक दहाड़ मारता है। मार डालो इसे, चीर दो इसके जिस्म को। आदेश मिलते ही ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड पागलों की तरह हीरो पर झपटता है। सबसे आगे वाला ज़ॉम्बी जैसे ही प्रोटैगनिस्ट के करीब आता है, प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ में पकड़े कुर्सी के हिस्से से उसके चेहरे पर एक जोरदार हिट मारता है। प्रोटैगनिस्ट की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो ज़ॉम्बी फुटबॉल की तरह हवा में उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। वो उस साधारण सी कुर्सी के टुकड़ों से म्यूटेंट्स की गर्जनें काट रहा है और उनके शरीर के चिथड़े उड़ा रहा है।
खून के छींटे प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर गिरते हैं, लेकिन वो बिना पलक झपकाए ज़ॉम्बियों को काटता रहता है। उनमें से एक ज़ॉम्बी मरते हुए प्रोटैगनिस्ट को देखता है। उसे प्रोटैगनिस्ट किसी डीमन की तरह दिख रहा था, जो ज़ॉम्बीज़ को लगातार मारे ही जा रहा था। तभी प्रोटैगनिस्ट जब एक साथ कई म्यूटेंट्स को काट रहा होता है, एक चालाक ज़ॉम्बी पीछे से उस पर झपटता है। वो प्रोटैगनिस्ट के राइट आर्म पर काट लेता है, और वो सिर्फ काटता ही नहीं, अपनी पूरी ताकत लगाकर नायक के कंधे सहित उसका पूरा बाजू उसके शरीर से उखाड़ देता है। वो दर्द के बीच उस ज़ॉम्बी के शरीर पर एक जोरदार लात मारता है और उसे खुद से दूर करता है। एक हाथ खोने के बाद भी नायक पीछे नहीं हटता। वो अपने बाएं हाथ से कुर्सी के टुकड़े को कसता है और उस ज़ॉम्बी की ओर बढ़ता है जिसने उसका हाथ उखाड़ा था। हम प्रोटैगनिस्ट के कटे हुए कंधे को देखते हैं। वहां खून और मांस के बीच से नई मांसपेशियां और हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं। प्रोटैगनिस्ट का पूरा बाजू धीरे धीरे लेकिन तेजी से रिकवर होने लगता है। हाथ पूरी तरह रिकवर होते ही प्रोटैगनिस्ट अपने उसी नए नवेले हाथ में अपनी पूरी ताकत से मुक्का कसता है और फुर्ती से ज़ॉम्बी की ओर बढ़ता है जिसने उसका हाथ उखाड़ा था। प्रोटैगनिस्ट सीधे उसके सर पर प्रहार करता है। उस एक मुक्के के इम्पैक्ट से ज़ॉम्बी का पूरा सर फट जाता है। उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है। अब उसके सामने 4 मैसिव साइज के मॉन्स्टर होते हैं। ये पहले वाले म्यूटेंट्स से कहीं ज़्यादा बड़े, डरावने और घिनौने हैं। वे बॉम्ब्स जैसे मॉन्स्टर्स लग रहे हैं। वे सभी प्रोटैगनिस्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सभी एक साथ अपने भयानक मुंह खोलते हैं और उनसे काला, गाढ़ा और जहरीला गैस बाहर निकलने लगता है। देखते ही देखते पूरा इलाका उस दम घोटू और जहरीले धुएं से भर जाता है। कुछ म्यूटेंट्स जो पहले से ही जख्मी थे, इस धुएं के संपर्क में आते ही तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट एक ऊंची जंप मारकर उस स्मोक से बाहर निकल आता है। इस समय वो इन मैसिव मॉन्स्टर से भी ऊपर था। इस समय वो अपने वेपन निकालता है और उन जॉन्डीज को चीरते हुए सीधा जमीन पर लैंड करता है। उसके हाथ में इस बार रियल वेपन्स थे। उसके वेपन्स इतने तेज थे कि वो पलक झपकते ही सैकड़ों म्यूटेंट्स के टुकड़े कर देता है। कटी हुई जॉन्डीज की लाशें चारों तरफ बिखर जाती हैं। उन्हें पार करते हुए प्रोटैगनिस्ट सीधा उनके लीडर के पास जा रहा था, लेकिन वो लीडर अपने सभी हाथों से प्रोटैगनिस्ट को रोकने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। मॉन्स्टर को रिएक्ट करने में थोड़ी देरी हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट का लात सीधा उस लीडर के चेहरे पर आकर लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट के एक लात में उसका चेहरा और भी बुरी तरह बिगड़ जाता है। उसका चेहरा पहले तो घिनौना था ही, अब बदतर भी हो गया है। घिन से नायक झट से उसकी गर्दन काट देता है। उसकी हाथों में एक एक एक्स काफी आइकॉनिक लग रहा था। वो उस मरे हुए मॉन्स्टर की ओर ठंडी नजरों से देखता है। वो अपना चेहरा बनाते हुए बोलता है, साला मारते हुए भी कितना घिनौना लग रहा था। इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये भयानक रात खत्म होने के बाद अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है सोल ए मार्ट रेफ्यूजी कैंप के अंदर। कैंप के रेफ्यूजी एरिया में दामी अभी भी गहरी नींद में सो रही है। चारों तरफ लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। दामी की बंद पलकों पर हल्की रोशनी पड़ती है। तभी उसे एक जानी पहचानी और नरम आवाज सुनाई देती है, दामी उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। दामी अपनी आंखें खोलती है और नींद भरी नजरों से अपने डैड को देखती है। वो एक लंबी अंगड़ाई लेती है और मुस्कुराती है। गुड मॉर्निंग डैड, क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी उठ गए? प्रोटैगनिस्ट दामी के सामने एक प्लेट लेकर आता है। प्लेट में बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ और स्वादिष्ट नाश्ता है। उसे देखकर किसी को भी भूख लग जाए। प्रोटैगनिस्ट प्लेट बढ़ाते हुए बोलता है, मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत भूखी होगी। देखो, तुम्हारे डैड ने आज खास तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। चलो जल्दी से खा लो, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए। दामी उस प्लेट को और अपने डैड के बदले हुए प्यार भरे व्यवहार को देखकर शॉक्ड हो जाती है। पिछले कुछ दिनों के तनाव के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके डैड इतने शांत और खुश लग रहे हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो बोलती है, वाओ डैड, ये बहुत अमेजिंग लग रहा है। ठीक है, तब तो मैं इसे जरूर खाऊंगी। इसके बाद हमें कैप्टन चा हैरी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां कोई कह रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऑफिस के अंदर कैप्टन चा हैरी अपने डेस्क से खड़ी होती है। उनके सामने एक सोल्जर होता है जो उन्हें कुछ रिपोर्ट कर रहा था। सोल्जर बता रहा था, नहीं कैप्टन, मैं सच कह रहा हूं, ये इंसिडेंट कल रात 1 बजे से 5 बजे के बीच हुआ था। आज सुबह जब हमारी टीम सियोल की सीमाओं के नज़दीक माउंटेन पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तब हमने वहां का नज़ारा देखा। वहां सैकड़ों म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडीज बिखरी पड़ी थीं। कैप्टन चा हैरी डेस्क पर हाथ मारती है और बोलती है, अगर ऐसा है तो हमें तुरंत पता लगाना होगा कि हमारे कैंप की सीमाओं पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ क्या कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें इतनी बेरहनी से किसने मारा। मुझे वो शख्स किसी भी हाल में चाहिए जिसने अकेले उस पूरी फौज को खत्म कर दिया।
वो हमारे लिए या तो सबसे बड़ा दोस्त है या सबसे बड़ा खतरा। सोल्जर बोलता है, कैप्टन, हैरानी की बात यह है कि वहां किसी भी भारी हथियार के निशान नहीं मिले। ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी ने हाथों से या किसी धारदार चीज से चीर डाला है। ये सुनकर कैप्टन चौंक कर सोल्जर की ओर देखती हैं। वो सोचती हैं, क्या सिर्फ अपने हाथों से, वो भी सिर्फ 4 घंटे के अंदर? आखिर उस जगह पर हुआ क्या था कि सैकड़ों म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़ का नामो निशान मिट गया? तभी कैप्टन को कल रात की बात याद आती है, जब उन्होंने प्रोटैगनिस्ट को अकेले उस बड़े ज़ॉम्बी को हारता देखा था। उन्हें प्रोटैगनिस्ट की वो लाल आंखें और शांत चेहरा याद आता है। उन्हें प्रोटैगनिस्ट पर धीरे धीरे अब शक हो रहा था। कैप्टन चा हायरी बोलती है, सोल्जर, फौरन जाओ और कैंप के सभी रिफ्यूजियों को हॉल में इकट्ठा करो। एक भी शख्स बाहर नहीं रहना चाहिए। सोल्जर चौंकते हुए कहता है, पर कैप्टन, अचानक सबको इकट्ठा क्यों करना है? इस तरह तो लोग डर जाएंगे और वहां भगदड़ मच जाएगी। कैप्टन चा हायरी जोर से बोलता है, जो कहा है वो करो। मुझे उन सभी के चेहरों को गौर से देखना है, खासकर उनके जो कल रात देर से लौटे थे। अगर मेरा शक सही है तो हमारे बीच एक ऐसा वेरिएबल छुपा है जो इस पूरी कयामत का अंत कर सकता है या उसे और भी भयानक बना सकता है। सीन अब हॉल में रिफ्यूजियों की तरफ जाता है, जहां एक आदमी घबराते हुए खिड़की के पास जाता है और बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी और राहत के साथ बोलता है, ये तो सच है, उन सड़कों पर चलने वाली ज़ॉम्बी का नामो निशान तक नहीं है। तभी दूसरा आदमी भी दौड़कर खिड़की के पास आता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। क्या वाकई वो सब चले गए? एक लड़की चीखते बोलती है, मैंने सोल्जरों को इस बारे में बात करते हुए सुना था और अब वो आवाजें भी पूरी तरह से बंद हो गई हैं। ये देखकर पूरे हॉल में शोर मच जाता है। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, हम बच गए, ज़ॉम्बीज़ खत्म हो गए, अब हम सुरक्षित हैं। पर भीड़ की खुशी के बीच माहौल थोड़ा गंभीर है, जहां प्रोटैगनिस्ट और उसकी बेटी दामी खड़े हैं। दामी अपने डैड से बोलती हैं, डैड, ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज़ सच में गायब हो गए हैं। पर प्रोटैगनिस्ट बिना कुछ बोले एक पीला वर्कर हेलमेट निकालता है और बहुत ही संजीदगी के साथ दामी के सर पर रख देता है। उसकी आंखों में थोड़ी सी सीरियसनेस है, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ यहां पर कभी भी आ सकते हैं। फिर वो बोलता है, ध्यान से सुनो दामी, चाहे कुछ भी हो जाए, बाद में तुम इस हेलमेट को अपने सर से नहीं उतारोगी, समझी? ये सुनकर दामी थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखती है, पर अपने डैड के चेहरे की सीरियसनेस देखकर दामी मान जाती है और हेलमेट की स्ट्रैप ठीक करते हुए बोलती है, ठीक है डैड, मैं इसे नहीं उतारूंगी। तभी पीछे से कैप्टन और उसके सैनिकों की टीम आती है। कैप्टन के हाथ में एक लाल रंग का मेगाफोन है, जिसे वो ऊपर उठाते हुए बोलती हैं, सभी लोग मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, शांत हो जाइए। लेकिन लोग अपनी ही खुशी में इतने डूबे हैं कि कोई भी उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। तो कैप्टन जोर से बोलती हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज सुबह किसी अनजान वजह से ये कंफर्म हुआ है कि इस पूरे एरिया से ज़ॉम्बीज़ का सफाया हो चुका है। ये सुनकर भीड़ और तेजी से शोर मचाने लगती है। लोग खुशी से पागल हो रहे थे, इसलिए हम यहां से एस्केप करेंगे। कैप्टन के एस्केप शब्द बोलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लोगों की खुशी गायब हो जाती है और उनके चेहरों पर घबराहट दिखने लगती है। एक बंदा बोलता है, क्या मैंने गलत सुना? तो वहीं पर दूसरा बंदा हैरानी से बोलता है, एस्केप? पर क्यों? जब बाहर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है तो हमें भागने की क्या जरूरत है? तो कैप्टन उन सभी को बताती है, 3 दिन पहले रेडियो संपर्क टूटने से ठीक पहले हम एक खास यूनिट के साथ क्लोज कम्युनिकेशन में थे, यानी दूसरी मशीनीकृत पैदल सेना ब्रिगेड। माना जा रहा है कि पूरे ग्योंगी इलाके में सिर्फ यही एक ब्रिगेड सुरक्षित बची है। उनके पास अभी भी बटालियन लेवल का आर्मर और एक बड़ी फौज मौजूद है, और सबसे जरूरी बात, वो आप जैसे आम नागरिकों को शेल्टर दे सकते हैं और उनकी हिफाजत कर सकते हैं। पर लोग तो उनके ऊपर ही चिल्लाने लगते हैं और कैप्टन के सामने खड़े होकर बहस कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ एक रेडियो मैसेज के दम पर इस सुरक्षित जगह को छोड़ रहे हैं? तो उन्हीं में से एक और बंदा कहता है, हाँ, हमें क्या पता कि यह खबर असली है या कोई जाल है? कैप्टन ठंडे दिमाग से लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उस तरफ बैठे इंसान को किसी भी और शख्स से बेहतर जानती हूं। उनका कोड नेम ब्लू हॉक है। अगर वो वही इंसान है जिसकी मैं बात कर रही हूं, तो आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। यह सुनकर लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। उन्हें कैप्टन का भरोसा एक पागलपन की तरह लग रहा था। वो सभी चीखते हुए बोलते हैं, क्या भरोसा? खाक भरोसा करेंगे हम। आप चाहती हैं कि हम उस मैसेज पर यकीन करके भागें जो 3 दिन पहले ही बंद हो चुका है? ये तो सीधे सीधे खुदकुशी है। लोग कैप्टन की तरफ उंगली उठाकर उसे धमकाने लगते हैं। कैप्टन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो मेगाफोन में चिल्लाते हुए बोलती है, हमें जाना ही होगा। अगर ज़ॉम्बीज़ यहां वापस आ गए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। पर एक ओल्ड मैन जिद के साथ कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं।
ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कभी वापस आए ही नहीं। तभी भीड़ में से एक लड़का आगे आता है और बहुत ही कड़वाहट के साथ कैप्टन की काबिलियत पर शक करता है। देखो, मुझे पता था कि कभी न कभी ऐसा जरूर ही होगा। कैप्टन का फैसला भावनाओं में बहकर लिया गया एक गैर जिम्मेदाराना फैसला है। क्या कोई मेल लीडर भी वाकई यही फैसला लेता? ये सुनकर कैप्टन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो भड़कते हुए बोलती है, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ लड़के। इस जगह पर तुम सबकी जान की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। कैप्टन का गुस्सा देखकर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक गहरी और शांत आवाज आती है। मुझे भी लगता है कि ज़ॉम्बीज वापस आएंगे। सब मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं। ये और कोई नहीं, हमारा प्रोटैगनिस्ट है। वो शांत कदमों से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। तभी वही लड़का जो कैप्टन से बहस कर रहा था, हीरो को देखते ही उसकी तरफ बढ़ता है और उसे रोकते हुए बोलता है, हे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? पर जैसे ही वो लड़का हीरो के चेहरे को देखता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट एक खतरनाक, मुर्दा जैसी मुस्कान के साथ सीधे लड़के की आंखों में देखते हुए, हीरो का चेहरा पल भर के लिए उस लड़के को किसी डरावने ज़ॉम्बी जैसा दिखता है। हीरो की वो गहरी ठंडी आंखें और वो मुस्कान देखकर लड़के की रूह कांप उठती है। उसकी आंखों के सामने हीरो के चेहरे पर एक डरावना ज़ॉम्बी जैसा छवि आ जाता है। दहशत में थरथराते हुए अपने मन में बोलता है, क्या ये एक ज़ॉम्बी है? इसकी आंखें वो इंसान जैसी नहीं है। तभी हीरो उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे उसका ज़ॉम्बी रूप गायब हो जाता है। सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। हीरो अब उस लड़के से डरावने अंदाज में बात करता है, क्या तू मरने का इंतजार कर रहा है? फिक्र मत कर, तेरी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। वो ज़ॉम्बीज यहाँ कभी ना कभी जरूर आएंगे। ये बोलकर हीरो कैप्टन की तरफ बढ़ जाता है। वो लड़का वहीं अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। वो हांफने लगता है। तभी उसका बेटा उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ डैड, आर यू ओके? तभी प्रोटैगनिस्ट के पास एक दूसरा आदमी आता है और उससे बोलता है, अगर हम कैप्टन की बात मान लें और यहां से निकलें तो क्या तुम गारंटी दे सकते हैं कि हम सब सही सलामत बचेंगे? प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है, इस नरक में गारंटी जैसी कोई चीज नहीं होती। सच तो यह है कि मैं ये पक्का नहीं बता सकता कि तुम में से कितने लोग कल का सूरज देख पाएंगे, लेकिन मैं भी तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम में से किसी में इतनी हिम्मत है कि इन सैनिकों के बिना बाहर की दुनिया में एक कदम भी रख सके? क्या तुम उनके बिना जिंदा रह सकते हो? क्या तुम सभी ये कर सकते हो? प्रोटैगनिस्ट की बात सुनकर सारे लोग शांत हो जाते हैं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट के सवाल ने उनके सबसे बड़े डर को झकझोर दिया है। तभी भीड़ में से एक यंग लड़का आगे आता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब सोचने पर लगता है कि कैप्टन चा सही कह रही हैं। सच तो यह है कि इन सोल्जर्स के बिना हम मीट ऑन अ प्लेट की तरह है। हम समझो मर चुके हैं। तभी चश्मे वाला एक और आदमी जोश में बोलता है, हम इतने लंबे समय तक सिर्फ इन सैनिकों की वजह से ही बच पाए हैं। अगर वो यहाँ ना होते तो हम कब के मारे जा चुके होते। धीरे धीरे पूरे हॉल का माहौल बदलने लगता है। लोग शांत होने लगते हैं। इसलिए चलिए एक आखिरी कोशिश करते हैं। आइए इन सैनिकों पर भरोसा करें। हम कैप्टन चा के साथ चलेंगे। ये बोलकर भीड़ जोश में चिल्लाने लगती है। कैप्टन चा और उसके सैनिक अपनी जगह खड़े सन्न रह जाते हैं। कैप्टन मन में सोचती है, उसने बिना किसी मशक्कत के पल भर में लोगों के दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया। आखिर ये आदमी है कौन? इसकी बातों में इतना जादू कैसे है? प्रोटैगनिस्ट कैप्टन की तरफ मुड़ता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो बोलता है, इसके लिए मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है कैप्टन। कैप्टन जा हड़बड़ाते हुए बोलती है, क्या? पर मैंने कब कहा कि मैं थैंक यू बोल रही हूँ? प्रोटैगनिस्ट हमें बताता है, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में दूसरों को कैसे समझाना है और अपनी जान कैसे बचानी है, ये सब मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था। मैं इस तरह के हालातों का काफी पुराना खिलाड़ी हूँ। प्रोटैगनिस्ट अपनी हथेली कैप्टन की तरफ बढ़ाता है। उसके हाथ को देखकर एक अजीब सी सुरक्षा और शक्ति का एहसास होता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, फिक्र मत करो, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ये मेरी बेटी और मेरी सुरक्षा के लिए भी है। अगर आप जैसी खूबसूरत कैप्टन हमारे साथ है तो हम इस मिशन को निश्चित रूप से कामयाब बना लेंगे। कैप्टन चा प्रोटैगनिस्ट की बातों को सुनकर मनी मन उलझ जाती है। वो उसकी तरफ एक अजीब नजरों से देखती है। मुझे ये बंदा समझ ही नहीं आता। कभी ये इतना टेरिफाइंग हो जाता है कि रूह कांप जाए, तो कभी इतना कोमल। खैर इसे छोड़ो, अब भावनाओं का नहीं, एक्शन का वक्त है। कैप्टन चा अपना मेगाफोन उठाती है और उसकी आवाज पूरे बेस में गूंज उठती है। उसकी आंखों में एक नई चमक और दृढ़ निश्चय है। वो बोलती है, अब से हमारा एस्केप अभियान शुरू होता है। मैं चा हैरी वादा करती हूं कि मैं निश्चित रूप से आप सभी को सही सलामत बचा लूंगी। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद रिफ्यूजियों और सैनिकों का एक लंबा काफिला मॉल से बाहर निकलता है। सड़कों का नजारा दिल दहला देने वाला था। काफिला निकल चुका था। सड़कों पर गाड़ियों के कंकाल और तबाही के निशान गवाही दे रहे थे कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डरावना था। बस के अंदर दामी अन्य रिफ्यूजियों के साथ बैठी है। वो खिड़की से बाहर की उजड़ी हुई दुनिया को देख रही है। उसके चेहरे पर उदासी और डर साफ दिख रहा है।
वो सोच रही थी, क्या हम वाकई सुरक्षित जगह पहुंच पाएंगे? क्या ये सब पहले जैसा होगा? काफिले के सबसे आगे वाले मिलिट्री व्हीकल में कैप्टन चा खड़ी है। वो सतर्क है और चारों तरफ नजर रख रही है। उसके सैनिक मुस्तैद हैं और अपनी गन थामे हैं। काफिला अपनी पूरी रफ्तार में है। रास्ते में हमें स्योनयूडो और योईडो के जर्जर साइन बोर्ड्स दिखाई देते हैं। ड्राइवर उस बोर्ड को देखकर अपनी सीट पर थोड़ा असहज महसूस करने लगता है और खिड़की के बाहर के मंजर को देखते हुए बोलता है, ये जगह अब बहुत बदल गई है कैप्टन, कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा। कैप्टन चा सख्ती से बोलती है, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो, हमें यहां रुकना नहीं है। फिर वह अपनी आंखों से सामने की ओर देखती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो धीमी आवाज में बोलती है, असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। तभी ड्राइवर के बगल में बैठा कॉर्पोरल शिन अचानक सामने की तरफ इशारा करता है और घबराहट में चिल्लाता है, कैप्टन सामने देखिए, ज़ॉम्बी। सामने की खाली सड़क पर एक अकेला ज़ॉम्बी खड़ा है, जो मिलिट्री गाड़ियों की आवाज सुनते ही उनकी तरफ अपनी गर्दन घुमाता है। वो अकेला नहीं था। जैसे ही उसने चीख मारी, देखते ही देखते मलबे और गाड़ियों के पीछे से दर्जनों भूखे ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगे। उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। कैप्टन चा बिना वक्त गवाए अपने वॉकी टॉकी पर कमांड देती है, सभी जवान पोजीशन ले, ऑपरेशन शुरू करो। टीम सी नागरिकों को लेकर दाईं ओर मुड़ेगी, हम बाईं ओर जाकर उन ज़ॉम्बीज को रोकेंगे। कैप्टन के आदेश पर गाड़ियां तेजी से अलग अलग दिशाओं में मुड़ती हैं। पूरा काफिला एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है। कैप्टन चा ट्रक की छत पर खड़ी होकर निर्देश देती है। एक, ज़ॉम्बीज की सुनने की क्षमता उनकी आंखों से कहीं ज्यादा तेज होती है। अगर हमें बचना है तो उनके कान के पर्दों को बेकार करना होगा। सैनिक अपनी गाड़ियों से दर्जनों खाली केन और लोहे के डिब्बे ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही डिब्बे सड़क पर गिरते हैं, ज़ॉम्बीज उस शोर से पूरी तरह बौखला जाते हैं। उनकी भीड़ रिफ्यूजियों को छोड़कर उस आवाज की तरफ भागने लगती है। उनमें से एक सोल्जर कहता है, सफलतापूर्वक, वो हमारे साउंड ट्रैप में फंस गए हैं और इस तरफ आ रहे हैं। कैप्टन चा अलर्ट रहते हुए बोलती है, रफ्तार कम मत करना, कीप योर डिस्टेंस, ताकि वो हमारे करीब न पहुंच सके। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज की तादाद अचानक बढ़ने लगती है। हजारों ज़ॉम्बीज हर गली से निकलकर उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ने लगते हैं। दूसरा सोल्जर घबराते हुए बोलता है, बट कैप्टन, ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो हमारी रफ्तार की बराबरी कर रहे हैं। वो बहुत जल्द हमें पकड़ लेंगे। ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ता देख कैप्टन चा थोड़ी टेंशन में आ जाती है। वो तेजी से कुछ सोचने की कोशिश करती है और एक बड़ा फैसला लेती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मीट ऑन अ प्लेट बन जाएंगे। हमें कोई बड़ा रिस्क लेना होगा। फिर वो ड्राइवर को बोलती है, गाड़ी को सेओंगसन ब्रिज की तरफ लेकर चलो। गाड़ी तेजी से टूटे हुए सेओंगसन ब्रिज की तरफ बढ़ता है। हमें ऊपर से ब्रिज का भयानक मंजर दिखाया जाता है, जो बीच में से पूरी तरह तबाह हो चुका था। मिलिट्री व्हीकल टूटे हुए सेओंगसन ब्रिज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ज़ॉम्बीज की भीड़ उनके बिल्कुल पीछे है। कैप्टन बोलती है, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा और। चाहे परिस्थिति जो भी हो, वे इंसानों पर हमला करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि क्या ये शैतान अपनी इस हंगर की वजह से अपनी बुद्धि खो बैठते हैं या नहीं। गाड़ी ब्रिज के टूटे हुए हिस्से के बिल्कुल नजदीक पहुंचता है। खतरा सर पर है। तभी कैप्टन चिल्लाकर बोलता है, हाँ, अब गाड़ी को घुमाओ। आवाज सुनते ही ड्राइवर गाड़ी को एक जोरदार ड्रिफ्ट मारते हुए पुल के दूसरे साइड की तरफ घुमाता है। ज़ॉम्बीज की भीड़ अपनी रफ्तार की वजह से सीधे टूटे हुए किनारे से नीचे गिरने लगती है। पानी में उनके गिरने की आवाजें गूंजती हैं। उनकी ट्रिक काम कर रही थी। ज़ॉम्बीज की अंधी हंगर ने उन्हें सीधे टूटे हुए किनारे से नीचे धकेल दिया था। सफलता बस मुट्ठी में थी। तभी ज़ॉम्बीज की भीड़ के बीच से एक अजीब सी आवाज आती है। एक अजीब म्यूटेंट ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। वो दूसरों से अलग और बहुत ही चालाक लग रहा था। वो उनकी चालबाजी को समझ गया था। वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी अपनी असाधारण ताकत और रफ्तार का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज के बीच में चला जाता है। वो बाकी ज़ॉम्बीज को अपने हाथों में उठा उठाकर मिलिट्री गाड़ियों की तरफ फेंकने लगता है। कॉर्पोरल शिन बोलता है, वो क्या कर रहा है? कैप्टन कहती है, ये एक म्यूटेटेड क्लास है। फेंके गए ज़ॉम्बीज मिलिट्री गाड़ियों के शीशों और छतों पर टकराते हैं। गाड़ियां अनबैलेंस हो जाती हैं और एक दूसरे से टकराकर बंद पड़ जाती हैं। उनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी उसी म्यूटेंट ज़ॉम्बी ने उनके खिलाफ इस्तेमाल कर ली थी। गाड़ियां अब बैंड हो चुकी थीं। ब्रिज पर अब सन्नाटा था, सिर्फ गुर्राने की आवाजें आ रही हैं। ज़ॉम्बीज की भीड़ अब धीरे धीरे रुकी हुई गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगती है और उनके ठीक पीछे वो चालाक म्यूटेंट ज़ॉम्बी अपनी सड़ी गली शक्ल के साथ आ रहा था। कॉर्पोरल शिन कांपती हुई आवाज बोलते हैं, कैप्टन, ये आम ज़ॉम्बीज नहीं है। वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी, वो हमारी स्ट्रैटेजी समझ रहा है। उसने हमारा पिछला हिस्सा इनसिक्योर कर दिया है। वी आर ट्रैप्ड।
कैप्टन चा अपनी गन लोड करते हुए कहती है, हिम्मत मत हारो, अगर आज हम मरे तो वो सारे रिफ्यूजी भी मारे जाएंगे, इसलिए हम यहां नहीं मर सकते। पर ज़ॉम्बीज उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तभी मौत के सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज आई जिसने ज़ॉम्बीज की चीखों को भी दबा दिया। ये रियू मिन सियोक था। वो एक पुराने मिलिट्री रोड रोलर पर सवार होकर काल की तरह बढ़ रहा था। प्रोटैगनिस्ट केबिन से बाहर देखते हुए बोलता है, हे मॉन्स्टर्स, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इंसानों का शिकार करोगे? आज मैं तुम्हें कुचलकर इस सड़क का हिस्सा बना दूंगा, क्योंकि ये कोई मामूली गाड़ी नहीं, दिस इज अ रोड रोलर। हजारों टन का दबाव। जैसे ही लोहे का भारी पहिया ज़ॉम्बीज के ऊपर चढ़ा, चारों तरफ सिर्फ हड्डियों के टूटने की क्रंचिंग आवाजें आने लगीं। म्यूटेंट ज़ॉम्बी ने रास्ता रोकने की कोशिश की, पर मिन सियोक ने उसे सीधे ब्रिज की रेलिंग तोड़कर पानी में गिरा दिया। प्रोटैगनिस्ट नीचे गिरते ज़ॉम्बीज को देखकर बोला, गॉश, पानी में जाकर अपनी प्यास बुझाओ सालो, तुम्हारी जगह इस दुनिया में नहीं, नर्क में है। दूसरी तरफ रिफ्यूजी अभी भी अपने रास्ते की तरफ जा रहे थे, पर बस के अंदर बैठी दामी के मन में हलचल मची थी। वो अपने डैड से बेहद गुस्सा थी। वो बोल रही थी, डैड हमेशा ऐसा ही करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, क्या उन्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है? दामी याद करती है जब उसके डैड मिशन पर निकल रहे थे। मैंने उनसे बोला था, आप जाने की जिद क्यों कर रहे हैं, प्लीज मत जाइए। तब प्रोटैगनिस्ट उससे बोलता है, देखो दामी, अगर मैं नहीं गया तो यहां कोई भी सेफ नहीं बचेगा। चिंता मत करो, मैं वापस लौटूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉमिस कभी नहीं टूटता। तभी अचानक बस के पास रोड रोलर का जोरदार हॉर्न बजता है। दामी खिड़की से बाहर देखती है और उसे यकीन नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट रोड रोलर की केबिन से हाथ हिलाते हुए बोलता है, हे प्रिंसेस, कहा था ना मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा, तुम्हारा डैड अभी भी जिंदा है। दामी शौक में पर राहत के साथ बोलती है, डैड भी ना, अभी भी अपनी शेखी बलार रहे हैं। पूरा काफिला अब सुरक्षित था। फिर से वे सभी एकजुट होकर सेओंगसन शहर को पार करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगते हैं। उनके सामने सेकंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड का मजबूत किला था। ऊंची दीवारें, भारी तोपें और कटीले तार, इंसानियत की आखिरी उम्मीद, द लास्ट होप फॉर ह्यूमैनिटी। सूरज ढल रहा था। प्रोटैगनिस्ट बेस को देखते हुए सोचता है, 8 दिन, सिर्फ 8 दिनों में हम यहां पहुंच गए। मेरी पिछली लाइफ के रिकॉर्ड से ये काफी तेज है। ये सेकंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड है, इंसानियत का आखिरी मजबूत गढ़। लेकिन मुझे कंप्लेसेंसी से बचना होगा। एक छोटी सी गलती और दामी को खतरा हो सकता है। तभी सार्जेंट छत से प्रोटैगनिस्ट को बोलते हैं, हे एक्सपर्ट, मुझे नहीं पता था कि आप इसमें इतने अच्छे हो। सच कहूं तो शुरुआत में मैं आपके साथ काम करने को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था, पर आपकी बदौलत हम सब बच गए। क्या आपने पहले कभी फिजिकल लेबर या कंस्ट्रक्शन का काम किया है? प्रोटैगनिस्ट बोलता है, नहीं, मैंने इसे बस जरूरत पड़ने पर सीख लिया। इस सड़ी हुई दुनिया में सर्वाइव करने के लिए अधिक जानना हमेशा फायदेमंद होता है। गाड़ी से नीचे उतरते हुए कैप्टन प्रोटैगनिस्ट बुलाते हुए बोलती है, रियू, आज आपकी बदौलत हम यहां सुरक्षित पहुंच गए, इसके लिए थैंक यू। प्रोटैगनिस्ट शरारती मुस्कान के साथ बोलता है, ओहो, क्या बात है, कैप्टन ने अभी अभी क्या कहा? मैंने शायद ठीक से नहीं सुना, क्या आप फिर से दोहरा सकती हैं? कैप्टन चिढ़कर कहती हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ हाँ कहा। अरे नहीं नहीं, हाँ के बाद वो जो प्यारा सा थैंक्स निकला था वो कहाँ गया? चुप रहो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, वरना यहीं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तभी उन दोनों के सामने कुछ सोल्जर आते हैं जो उन्हें रिस्पेक्टफुली सलाम करते हैं। वेलकम कैप्टन चा हायरी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। सेकंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड में आपका स्वागत है। मैं पहले डिवीजन का कॉर्पोरल कमांडर हूं। मेरा नाम सार्जेंट ली इन ही है। कैप्टन बोलती है, क्या तुम मुझे जानते हो? जी हाँ, मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिला था। कर्नल ने कहा था कि आप आज अपनी टीम के साथ आ रही हैं। कर्नल चाय ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने एक जिद्दी लड़की का जिक्र किया था। ये सुनकर उसके सैनिक अपनी हंसी दबा नहीं पा रहे थे, तो कैप्टन उन्हें घूरती है। ये देखते ही उनकी बोलती बंद हो जाती है। वैसे वो बूढ़े कर्नल साहब अभी कहाँ हैं? सार्जेंट घबराते हुए बोलता है, वो इस वक्त बैक गेट पर ज़ॉम्बीज का अकेले ही सफाया करने निकल गए हैं। क्या वो सठिया गए हैं? उनकी उम्र अब जंग लड़ने की नहीं रही। इसके बाद हम 30 मिनट बाद का सीन देखते हैं। बैक गेट की तरफ वहां चारों तरफ ज़ॉम्बीज की कटी हुई लाशें बिखरी हुई थी। एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। सोल्जर बोलते हैं, 27 सेकंड्स। सर, आपने तो नया रिकॉर्ड बना दिया। ये है कर्नल चा डोंग हो, जिन्हें दुनिया ब्लू हॉक के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जो बंदूक से ज्यादा अपनी कुल्हाड़ी पर भरोसा करते हैं। कमांडर ब्लू हॉक एक ज़ॉम्बी का सर काटकर हाथ में लेते हुए बोलते हैं, ये हुई ना बात, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना कितना सैटिस्फाइंग है। सर, अगली बार आप बंदूक का इस्तेमाल कीजिएगा। हमें डर लगता है कि कहीं आप ज़ॉम्बीज के चक्कर में हमें भी ना काट दें। चुप रहो डरपोकों, क्या ब्लू हॉक इन मामूली सड़ियल लाशों से डरेगा?
मेरी हड्डियां भले ही पुरानी हो गई हों, पर मेरा स्किल अभी भी टॉप पर है। उफ, मेरी हड्डियां। उम्र वाकई झूठ नहीं बोलती। क्या यहां कोई मर्द नहीं है जो मेरे साथ दो दो हाथ कर सके? सब के सब डरपोक। तभी एक अधमरा ज़ॉम्बीज़ के ढेर से उठकर कमांडर पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी रियू मिन सियोक का रोड रोलर उस आखिरी ज़ॉम्बी को कचरे की तरह कुचलता हुआ कमांडर के ठीक सामने आकर रुकता है। सोल्जर हैरानी से चिल्लाते हैं, ये क्या बला है? मिलिट्री बेस के अंदर ये रोड रोलर कहां से आया और इसे चलाने वाला कौन है? कमांडर ब्लू हॉक अपनी कुल्हाड़ी कसते हुए बोलते हैं, इंटरेस्टिंग, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कई शिकारी देखे हैं, पर इस लड़के के अंदर से जो मॉन्स्टर वाइब आ रही है वो डरावनी है। मिन सियोक रोड रोलर के केबिन से नीचे उतरता है। उसके शरीर से एक ठंडी और खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही रियू मिन सियोक ने जमीन पर कदम रखा, वहां का तापमान जैसे गिर गया। उसके चलने का अंदाज किसी आम इंसान जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसे शिकारी जैसा था जो हजारों जंग लड़ चुका हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर कर्नल डोंग हो जैसा निडर इंसान भी एक पल के लिए ठिठक गया था। प्रोटैगनिस्ट उनके पास आकर कहता है, हेलो कमांडर, मेरा नाम रियू मिन सियोक है। मैं यहाँ कैप्टन चा के साथ आया हूँ। मैंने आपकी बहादुरी के चर्चे बहुत सुने हैं, इसीलिए सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। पर कमांडर डोंग हो तो प्रोटैगनिस्ट के अंदर से निकलने वाली भयानक ऑरा को देखकर उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी खून से सनी कुल्हाड़ी मिन सियोक की गर्दन की तरफ घुमाई। सोल्जर घबराते हुए चिल्लाकर बोले, नहीं कमांडर, रुकिए, वो एक नॉर्मल इंसान है। कमांडर ने जिस कुल्हाड़ी से हमारे हीरो पर वार किया था उससे मिन सियोक हिला तक नहीं। उसने अपनी नंगी हथेली से कुल्हाड़ी की धार को बीच हवा में रोक दिया था। सोल्जर ये देखकर सन्न रह गए। इम्पॉसिबल! क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? कमांडर की स्ट्राइक को किसी ने अपने खाली हाथ से रोक लिया। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। खून की बार को रोकने के बाद प्रोटैगनिस्ट बोलता है, कर्नल, आपकी आंखों को धोखा नहीं दिया जा सकता। आपने सही पहचाना। मुझे देखना था कि ब्लू हॉक की साख में कितनी सच्चाई है। अगले ही पल एक कड़कड़ाने की आवाज आती है। मिन सियोक ने अपनी उंगलियों के दबाव से उस मजबूत कुल्हाड़ी के टुकड़े कर दिए। कर्नल डोंग हो के हाथ में अब सिर्फ कुल्हाड़ी का टूटा हुआ हत्था बचा था, पर अपनी कुल्हाड़ी को टूटा देख शौक है पर जोश में आकर हंसते हैं। हा 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 हा, शानदार! तुमने मेरी सबसे प्रिय कुल्हाड़ी तोड़ दी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, एक असली फाइट के साथ। मुझे बताओ, तुम कौन हो? मिन सियोक अपनी मुट्ठी भींचकर लड़ाई की पोजीशन लेता है। फिर वो बोलता है, मैं कौन हूं ये तो आपको खुद पता लगाना होगा कि मैं कौन हूं। पर याद रखिए कर्नल, पिछली बार की तरह इस बार मैं आपके अटैक को सिर्फ ब्लॉक ही नहीं करूंगा। आपकी ताकत, आपकी कमजोरी, मैं सब कुछ देख सकता हूं। कर्नल ने गुस्से से मिन सियोक की तरफ देखा। उनकी आवाज में एक जानलेवा चुनौती थी। तुम कह रहे हो कि तुम मेरी सारी कमजोरी जानते हो? क्या तुम अभी सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? कर्नल का चेहरा अब डरावना हो गया था। वे मिन सियोक की निडरता को देखकर हैरान थे, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्से में थे। कर्नल बोलते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है बच्चे, लेकिन ये पागलपन का एक नया ही लेवल है। बच्चे, हथियार तो सिर्फ कमजोरों का सहारा होते हैं, असली ताकत तो यहां होती है। फिर कर्नल डोंगहो ने अपनी फटी हुई आस्तीन को ऊपर किया। वे अपने फटे हुए ग्लव्स और जैकेट को उतारने लगे। अचानक कर्नल के शरीर से एक नीली डरावनी ऊर्जा निकलने लगी। उनकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थीं। कर्नल अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बीस्ट लग रहे थे। वे बोलते हैं, चलो देखते हैं तुम्हारी हड्डियों में कितना दम है। कर्नल ने एक जोरदार छलांग लगाई। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा के चीरने की आवाज आई। वे सीधे प्रोटैगनिस्ट के सर पर वार करने के लिए नीचे आए। प्रोटैगनिस्ट बस शांत खड़ा था। कर्नल के मन में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा था, तुम किस तरह के इंसान हो? तभी पूरे बेस में सायरन की आवाज गूंजने लगी। एक जवान बदहवास होकर रिफ्यूजियों की भीड़ की तरफ भागता हुआ आता है। उसके चेहरे पर साफ पसीना और खौफ दिख रहा है। सैनिक चिल्ला रहे थे, सभी नागरिक शेल्टर की तरफ बढ़ें, तुरंत। ये सुनकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। लोग घबराए हुए एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। तभी कैप्टन चा सख्ती से आगे बढ़ती हैं। वे बोलती हैं, कोड रेड, आखिर ये सब क्या बकवास है? क्या हो रहा है यहाँ? सैनिक बोलता है, कैप्टन, मुझे भी पक्का पता नहीं है, हम बाद में समझाएंगे, फिलहाल कृपया नियमों का पालन करें और सुरक्षित जगह पहुंचें। तभी पीछे से भारी जूतों की आवाज आती है। एक और सोल्जर सामने आता है जिसकी आंखों में शक और नफरत भरी है। सैनिक बोलता है, आह कैप्टन क्वाक, तो आप भी यहां पहुंच गए। पर बिना एक पल गंवाए कैप्टन क्वाक अपनी गन सीधी कैप्टन चा की तरफ तान देते हैं। ये देख सभी शॉक हो जाते हैं। कैप्टन चा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैप्टन क्वाक गुस्से में बोलते हैं, कैप्टन चा, अगर आप यहां हैं तो शायद आप ही हमें बता सकती हैं कि आपके साथ आया वो आदमी आखिर कौन है। कैप्टन चा हैरानी से कहती हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? अपनी गन नीचे कीजिए क्वाक। कैप्टन क्वाक गन ताने बोलता है, वो मॉन्स्टर आपके साथ ही आया था ना? उसने ब्रिगेडियर जनरल पर डिवीजन के बैक गेट पर
अटैक किया है और वो ज़ॉम्बी मरते मरते उसने एक नाम दिया है। कैप्टन चा पूरी तरह कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस मॉन्स्टर की बात हो रही है। कैप्टन चा बोलती हैं, क्या मॉन्स्टर? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैप्टन क्वाक जोर से बोलते हैं, वही नाम जो उसने मरने से पहले दिया, वो है रियू मिन सियोक। कैप्टन क्वाक के मुंह से प्रोटैगनिस्ट का नाम सुनते ही जैसे वक्त ठहर गया। मुझे बताओ, क्या सच में वो कोई इंसान है या भेस बदला हुआ कोई मॉन्स्टर? कैप्टन चा की आंखों में अविश्वास है। वहीं भीड़ में खड़ी दामी का चेहरा सफेद पड़ चुका है। सबकी निगाहें अब मैदान के बीचों बीच उन्हीं पर टिकी थीं। दूसरी तरफ रियू ने अपनी पूरी ताकत के साथ कर्नल पर हमला किया। कर्नल तो बच गए, लेकिन उस मुक्के का शॉकवेव इतना खतरनाक था कि उनके पीछे की मजबूत कंक्रीट की दीवार खिलौने की तरह बिखर गई। ये देखकर कर्नल डोंग हो के पसीने छूट गए। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए रियू पर अपनी लात से एक जोरदार राउंड हाउस किक मारी। तुम अभी भी अपनी असलियत छुपा रहे हो? लेकिन रियू हिला तक नहीं। उसने सिर्फ अपने दोनों हाथ से कर्नल की उस भारी किक को बीच हवा में ही ब्लॉक कर दिया। अगले ही पल रियू वहां से गायब हो गया। रियू सीधा कर्नल के ऊपर से एक भारी मुक्के के साथ नीचे आया। हवा का दबाव इतना था कि जमीन फटने को तैयार थी। लेकिन कर्नल डोंग हो एक पुराने मंझे हुए शिकारी हैं। उन्होंने खतरे को समय रहते सेंस कर लिया और एक झटके में पीछे की ओर छलांग लगा दी। रियू का मुक्का कर्नल के चेहरे से बस कुछ ही इंच की दूरी से गुजरा। कर्नल के होश उड़ चुके थे। उन्हें यकीन हो गया कि यह लड़का मौत का दूसरा नाम है। रियू का ध्यान भटकते ही कर्नल को वो एक मौका मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। कर्नल का एक जोरदार मुक्का सीधा रियू के चेहरे पर जाकर लगा। मुक्के की ताकत इतनी थी कि रियू जमीन पर घसीटता हुआ कई फीट पीछे चला गया। धूल के बीच से कर्नल तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने रियू का कॉलर दबोच लिया। कर्नल की आंखों में गुस्सा और डिसबिलीफ दोनों था। कर्नल गुस्से से बोलते हैं, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? इतना बड़ा धमाका, पर फिर भी तुमने खुद को रोका हुआ था। क्या तुम मुझ पर नरमी बरत रहे हो? रियू का सर झुका हुआ था। उसने बहुत ही शांत लेकिन ऐसी आवाज में जवाब दिया, हाँ, जिससे कर्नल की रूह कांप गई। रियू ने अपनी आंखें ऊपर की। उसकी आंखों में एक ऐसी लाल चमक थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। कर्नल हैरान होकर बोलते हैं, ये क्या था? तुम छोटे बदमाश? रियू ने कर्नल की आंखों में सीधे झांका। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, सिर्फ एक डरावनी सच्चाई थी। उसने बोला, क्योंकि कर्नल, अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो शायद मैं आपको जान से मार दूंगा कर्नल। यह सुनकर कर्नल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वे बस रियू की आंखों में झांकते रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। फिर वो मन में बोलते हैं, वो सही कह रहा है। जिस वक्त से हम दोनों फाइट कर रहे हैं, इसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं, और मेरे शरीर के अंदर हर एक सेल मुझसे चीख चीख कर कह रहा है कि यह बंदा एक अलग ही लेवल पर है। इसके सामने तो मेरा कोई मैच ही नहीं है। तब कर्नल चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम क्या मजाक कर रहे हो? सच बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? रियू ने कर्नल की आंखों में सीधे झांका। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, सिर्फ एक डरावनी सच्चाई थी। उसने बोला, प्रोटेक्शन, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए। यह सुनकर कर्नल की हंसी फूट पड़ी। वे पागलों की तरह हंसने लगे। यह हंसी खुशी की नहीं बल्कि उस सदमे की थी जो उन्हें अभी अभी लगा था। फिर कर्नल बोलते हैं, अजीब बात है, तुम्हारे जैसा ताकतवर इंसान सुरक्षा मांग रहा है। तुम्हारे जैसे सनकी को सुरक्षा की क्या जरूरत है? तुम तो मौत को भी मात दे सकते हो। रियू मिन सियोक बोला, नहीं कर्नल, मुझे अपने लिए सुरक्षा नहीं चाहिए। ये मैं नहीं हूं, वो रियू दामी है, मेरी बेटी। मैं उसके लिए मदद मांग रहा हूं। कर्नल, कृपया मेरी बेटी और उन लोगों को अनुमति दें जो हमारे साथ यहां आए हैं। उन्हें इस ब्रिगेड में रहने की जगह दीजिए। अगले ही पल वो शख्स जिससे पूरे ज़ॉम्बीज डरते थे, जिसने कर्नल की कुल्हाड़ी तिनके की तरह तोड़ दी थी, वो उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। कर्नल के चेहरे से हंसी गायब हो गई और वहां सिर्फ हैरानी बची थी। रियू ने कर्नल की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं बल्कि एक पिता के दृढ़ संकल्प से। अगर आप हमें यहां रहने देंगे तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। आपके लिए हर संभव काम करने को तैयार हूं। रियू के उस आत्मसमर्पण वाले फैसले के बाद सब कुछ बदल चुका था। अब वो और उसके साथ आए लोग सेकंड ब्रिगेड के मजबूत किले के अंदर तो थे, लेकिन क्या वो सच में सुरक्षित थे? रात गहरा चुकी थी। पूरा मिलिट्री बेस एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान पनप रहा था जो किसी ज़ॉम्बी हमले से भी ज्यादा खतरनाक था। बेस के अंदर सभी रिफ्यूजीज को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया गया था, जिसे मिलिट्री की भाषा में सिविलियन होल्डिंग एरिया कहा जाता है। यहाँ का माहौल किसी शवशान जैसा ठंडा था। हर चेहरा डरा हुआ था और हर दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। आखिर वो मॉन्स्टर कौन था? तभी खामोशी टूटती है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं।
एक शख्स बोलता है, तुमने भी सुना था ना, कैप्टन क्वाक ने क्या कहा था? दूसरा बोलता है, हाँ, उसने साफ साफ उसे मॉन्स्टर कहा था और मरते हुए ज़ॉम्बी ने भी उसी का नाम लिया था। बस इतना ही काफी था। शक की आग पूरे हॉल में फैलने लगी। कल तक जो रियू उनका मसीहा था, आज वही उनकी नजरों में खटक रहा था। तो तीसरा शख्स कहता है, मुझे तो पहले ही शक था। सुपरमार्केट में भी वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। चौथा बोलता है, सही कहा, उसकी आंखें, उसकी वो नजर, सब कुछ बहुत क्रीपी था। तभी एक ऐसी लाइन बोली जाती है जो माहौल में दहशत भर देती है। एक आदमी गंभीर आवाज में बोलता है, सोचो, ज़ॉम्बीज़ की आंखें भी तो लाल ही होती है ना, और उसकी आंखों में भी वही चमक थी। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग कांपते हुए एक दूसरे को देखने लगे। भीड़ में से एक महिला बोलती है, क्या वो सचमुच एक ज़ॉम्बी है? क्या हम एक मॉन्स्टर के साथ यहां बंद है? हॉल के बाहर उन लोगों से दूर रियू मिन सियोक अकेला खड़ा था। विडंबना तो देखो, जिन लोगों की हिफाजत के लिए उसने अपनी आज़ादी दाव पर लगा दी, वही लोग आज उसके वजूद पर सवाल उठा रहे थे। रियू को भारी रस्सियों और मोटी लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ कोठरी में दिखाया जाता है। रियू खामोश था। उसके दिमाग में सिर्फ कर्नल डोंग हो के वो सख्त शब्द गूंज रहे थे। तुम बहुत खतरनाक हो रियू, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? रियू बोलता है, अगर भरोसा नहीं है कर्नल, तो मुझे एकांत कारावास में डाल दो। मैं साबित कर दूंगा कि मैं कोई खतरा नहीं हूं। आज वो उसी काल कोठरी में था, एक मसीहा नहीं बल्कि एक कैदी बनकर। अचानक कोठरी के बाहर हल्की सी हलचल हुई। रियू का हर एक सेल चौकन्ना हो गया। उसने जैसे ही मुड़कर सलाखों के पार देखा, उसके चेहरे के कठोर भाव पिघल गए। वहां दामी खड़ी थी। उसने बोला, डैड, आप ठीक तो हैं? दामी की आवाज में एक ऐसी मासूमियत थी जिसने उस ठंडी कोठरी में गर्मी भर दी। रियू सलाखों के पास घिसटता हुआ आया। जंजीरों के शोर ने उसे याद दिलाया कि वो बंधा हुआ है। दामी, तुम यहां क्या कर रही हो? यहां आना खतरनाक है। दामी मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो सिर्फ एक बेटी अपने पिता को दे सकती है। अलर्ट खत्म होने के बाद सोल्जर्स ने मुझे बाहर आने दिया। शेल्टर के अंदर बहुत घुटन थी डैड। रियू की आंखों में आंसू भर आए। वो बुदबुदाया, आई एम सॉरी दामी, मैंने वादा किया था कि मैं दोबारा इस हिंसा की दुनिया में नहीं लौटूंगा। मैंने वो वादा तोड़ दिया। मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। तुम्हें मुझ पर कितनी निराशा हो रही होगी ना। रियू अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सलाखों के बीच से एक नन्हा हाथ आया और उसके सर पर एक हल्की सी टपली मारी। डैड, चुप रहिए। दामी की आवाज अब दृढ़ थी। अगर आप वो सब नहीं करते तो आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। चाहे दुनिया आपको राक्षस कहे, मॉन्स्टर कहे, मुझे आप पर भरोसा है। आप मेरे डैड हैं और आपने सबको बचाया है, इसलिए अपना सिर हमेशा ऊंचा रखिए। फिर दामी ने अपनी कलाई पर घड़ी देखी। ओह, 10 बजने वाले हैं। मुझे हाजिरी के लिए जाना होगा, वरना मुसीबत हो जाएगी। गुड नाइट डैड। रियू ने मुस्कुराकर उसे विदा किया। गुड नाइट दामी, अच्छे से सोना। लेकिन जैसे ही दामी कोठरी की नजरों से ओझल हुई, उसकी मुस्कान टूट गई। उसके पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर बैठ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल टूट गया था अपने पिता को उस हालत में देखकर। वहीं अंदर रियू ने अपना माथा सलाखों पर टिका लिया। वो अपनी बेटी की सिसकियों को महसूस कर पा रहा था। उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो बेबस था। तभी बेस के भारी जूतों की आवाज गूंजी। सोल्जर्स की एक टुकड़ी वहां पहुंची। उन्होंने बोला, मिस्टर रियू मिन सियोक, ब्रिगेडियर जनरल आपसे मिलना चाहते हैं। रियू को जनरल के सामने ले जाया गया। मेज पर एक नक्शा फैला हुआ था। जनरल ने गुपाबल स्टेशन पर अपनी उंगली रखी और बोले, 20 मिनट पहले हमारे सेंसर्स ने यहां से कुछ सिग्नल पकड़े हैं। वहां कुछ लोग जिंदा हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिल रही है जो इंसानी नहीं है। हमें एक ऐसी टीम चाहिए जो बिजली की रफ्तार से काम करे, और उस टीम के सबसे बड़े हथियार तुम हो। रियू की आंखों में झांकते हुए बोले, तुमने कहा था ना कि तुम अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो क्या आप खुद को साबित करने का साहस है? हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। रियू की आंखों में वो डरावनी लाल चमक फिर से लौट आई। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बाजुओं को हल्का सा झटका दिया। तड़ाक कड़क की आवाज आई। वो लोहे की मोटी कड़ियां जो किसी हाई रैंक ज़ॉम्बी को भी रोक सकती थीं, आज सूखे कांच की तरह चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गईं। सोल्जर्स के हाथ अपनी बंदूकों पर कांपने लगे। रियू ने बहुत ही शांत लेकिन बर्फीली आवाज में पूछा, तो हम कब निकल रहे हैं? ये सुनकर कर्नल डोंग हो के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। खेल अब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, रियू मिन सियोक ने अपनी आज़ादी और अपनी ताकत दोनों ही कर्नल के हाथों में सौंप दी हैं, सिर्फ एक पिता के फर्ज के लिए। लेकिन क्या ब्रिगेडियर जनरल का यह मिशन वाकई उतना सीधा है जितना दिख रहा है? गोपाबल स्टेशन के उस अंधेरे में आखिर वो कौन सी अजीब फ्रीक्वेंसी है जो मिलिट्री के भी होश उड़ा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो लोग जिनके लिए रियू अपनी जान दांव पर लगा रहा है, कभी उसे एक इंसान के रूप में स्वीकार करेंगे या उसे हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर करार दे दिया जाएगा? रियू का असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे
मिशन गुपाबल स्टेशन। अगर आपको रियू और दामी की ये कहानी दिल को छू गई तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। क्या रियू ने जंजीरें तोड़कर सही किया? अपनी राय लिखिए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द कहानी के अगले और भी खतरनाक हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।